बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं जनाब आपका मेज़बान उज़ैर मलिक और प्रोग्राम में मेरा साथ दे रही हैं माहम जाहिद एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। और मेरी तरफ से भी जनाब अस्सलाम वालेकुम। और आज का शो जो बड़ा ही ज़बरदस्त होने वाला है उज़ैर, हाइलाइट्स भी बता ही दें, मैं कह रही हूँ। खित्ते के बदलते सियासी हालात, आपकी सेहत, तालीम और पैसे से जुड़ा है। आपके किस में इंटरेस्ट है? पैसा। लेकिन हम पहले चलेंगे बांग्लादेश, जहां कल इंतखाबात और रेफरेंडम एक साथ हो रहे हैं। क्या बंगाली जनजी के ख्वाब पूरे होंगे या फिर अधूरे रह जाएंगे? उधर पाकिस्तान में सोलर सारिफीन को 440 वॉल्ट का झटका लगा है। हुकूमत ने नेट मीटरिंग खत्म करके नेट बिलिंग नाफिज कर दी है। यानी हुकूमत तो सारिफीन को टैक्सेस मिलाकर बिजली 70 रुपए फी यूनिट तक बेचेगी, मगर खरीदेगी 11.5 रुपए। कैसा सौदा है? वाकई उज़ैर बड़ा ही खतरनाक सा सोना लग रहा है। खसारे का नहीं है? सोलर वाली जो खबर है उसने अवाम की जी नींदें उड़ा दी हैं, लेकिन नींदें तो शॉर्ट वीडियोस के नशे ने भी उड़ाई हुई है कि नहीं? शॉर्ट वीडियोस रील्स देख देख के। और 70 तहकीकी मुतालों से पता चला है कि स्क्रीन टाइम नौजवानों की जहनी सेहत निगल रहा है। तो खुदा का वास्ता रील्स देखना बंद कर दे। हमारा शो देखें आप। हमारा शो भी रील्स की सूरत में देखा। लेकिन हम ये भी एक आप कह लें कि एक क्लास है, जबकि दूसरी तरफ वो नौजवान भी हैं जो कि उम्मीद की किरण बन रहे हैं, दूसरों को रास्ता दिखा रहे हैं। अलविया बतूल जनाब, उन्होंने खलाबाजों के लिए AI बोर्ड बनाकर पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद किया है। और प्रोग्राम में बॉडी टिकटॉक्स पर बात करना हम नहीं भूलेंगे जनाब। बॉडी डिटॉक्स कैसे करनी है आप? वो स्क्रॉलिंग का इतना चल रहा है ना, तो फिर टिकटॉक भी आ जाता है जनाब, क्योंकि आप शॉर्ट वीडियोस जो हैं वो देखते चले जाते हैं। तो जनाब ये लेकिन पहले बात करते हैं, कल का सूरज जो है वो बांग्लादेश में सिर्फ एक नई सुबह नहीं बल्कि एक नए अहद का आगाज लेकर तुलू होगा। 12 फरवरी वो तारीख जब बंगाल की सड़कें शेख हसीना के बगैर अपने नए हुक्मरान का फैसला करेंगी। अवामी लीग मैदान से बाहर है, तो दूसरी तरफ BNP और जमात इस्लामी के इत्तेहाद की मकबूलियत पास पास ही है। और ये सब कुछ जनाब कल के रोज़ पता चलेगा कि कौन जीतेगा, कौन से इत्तेहाद तश्कील पाएंगे ना। बिल्कुल। और जो मंजरनामा है जी वो होश उड़ा देने वाला है। क्या ये इलेक्शन वाकई शफाफ होगा या हसीना के वोटर्स का खामोश बॉयकॉट कोई नया तूफान खड़ा करेगा? और जनजी के ख्वाब पूरे होंगे या ख्वाब अधूरे रह जाएंगे, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इंतखाबात की खुसूसी कवरेज के लिए बांग्लादेश गए जी पाकिस्तानी बिलाल गौरी साहब, बहुत शुक्रिया। जी जी बिलाल साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं सुनो पाकिस्तान में। आप ढाका में मौजूद हैं, आपसे इंतखाबात के हवाले से जानेंगे गहमा गहमी के, लेकिन उससे पहले जरा एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सा वाकया आपके साथ पेश आया था। अगर उसके हवाले से आप कोई बात करना चाहें तो, कमेंट करना चाहें तो। जी बहुत शुक्रिया आपका। कराची एयरपोर्ट से फ्लाई करना था हमने, डायरेक्ट फ्लाइट थी ढाका की, और भी दोस्त मेरे साथ मौजूद थे जी। तो बस वो एक नाखुशगवार वाकया हुआ। मुझे बताया गया कि आपका नाम जो है वो स्टाफ लिस्ट पे है। और अब बाद में जो है वो ये मामला सेटल डाउन हो गया, और जो मुतल्लिका हुकाम है उनकी तरफ से वजाहत की गई कि ये एक तकनीकी गलती थी जिसकी वजह से रोका गया, और फिर इस पे माजरत भी जो की गई। और अगले दिन फिर मैंने जो कनेक्टिंग फ्लाइट है वाया दुबई खोली और ढाका पहुंच गया, और अब आपके साथ मौजूद। सही, ज़बरदस्त। यानी कि आपका जो मामला सॉर्ट आउट हो गया पुरअमन तरीके से, अब आप वहाँ मौजूद हैं और कवरेज भी कर रहे हैं। तो ये बताइएगा कि इंतखाबात का कैसा माहौल देख रहे हैं, और ये पाकिस्तान से किस कदर मुख्तलिफ है, सियासी हवाएं क्या खबरें दे रही हैं? जी बिल्कुल, कल जो है वो इंतखाबात हो रहे हैं। ये 13वें आम इंतखाबात हैं, और ये इंतखाबात इस हवाले से खुसूसी अहमियत के हामिल हैं कि ये महज कानून साज असम्बली के इंतखाबात नहीं हैं, बल्कि ये दस्तूर साज असम्बली के इंतखाबात हैं। यानी ये जो पार्लियामेंट वजूद में आएगी उसे कानून साजी का मैंडेट ही नहीं होगा, बल्कि वो दस्तूर साजी भी कर सकेगी। और इसके साथ साथ रेफरेंडम भी होने जा रहा है। जिस तरह पाकिस्तान में हम सुना करते थे नया पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान, तो यहाँ भी उसी तरह के स्लोगन्स चल रहे हैं। कुछ लोग नया बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, कुछ लोगों का इसरार है कि पुराना ही ठीक है। इसी तरह ये नारे भी सियासी जमातों की तरफ से दिए जा रहे हैं कि जी क्या आप गुलामी चाहते हैं या आज़ादी चाहते हैं। तो जब हमने मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से पूछा कि इसका क्या बैकग्राउंड है, किससे आज़ादी
आप चाहते हैं। तो बताया गया कि दरअसल भारत का जो तसल्लुत है, उससे यहाँ के लोग आज़ादी चाहते हैं कि यहाँ पे भारत की मुदाखलत जो है वो ख़त्म हो। तो अगर आप भारत की मुदाखलत नहीं चाहते तो इसका मतलब है कि आप आज़ादी के ख़्वाह हैं, और अगर आप इसके बरक्स राय रखते हैं तो इसका मतलब है कि फिर आप गुलामी चाहते हैं। और रेफरेंडम में इस तरह की बहुत सी बातें जो है वो पूछी गई हैं, और जमात इस्लामी बांग्लादेश और जो वो नौजवान जो इनकलाब लेके आए थे, उन्होंने नई एक पार्टी बनाई एनसीपी के नाम से, तो उनका इत्तेहाद है, और भी इसमें जमातें हैं, ये दरअसल 11 जमाती इत्तेहाद है, उनकी तरफ से बड़ा एक वाज़ेह मौक़िफ़ है रेफरेंडम से मुताल्लिक कि हम नया बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, हम आज़ादी चाहते हैं। और इसके अलावा बिलाल, बिल्कुल आप बिलाल साहब आप ठीक कह रहे हैं कि जो नौजवान हैं वो बड़े पुरजोश हैं, और ये इंतखाबात, एक तो आपने बताया कि कानून साजी के अलावा दस्तूर साजी भी होगी इस इलेक्शन के बाद, लेकिन साथ ही साथ अगर हम ये भी देखें ये इलेक्शन इस तरह से भी मुख्तलिफ है, इस एंगल से भी, कि हाल ही में इनकलाब लाया गया, शेख हसीना को जो कि बरसों से बरसर इक़्तिदार चली आ रही थी, उन्हें निकाल बाहर किया गया। इस वक्त क्या माहौल है, कितना जोशो खरोश है लोगों का, क्या लगता है टर्नआउट कितना भरपूर हो सकता है? जी बिल्कुल, हसीना वाजिद जो हैं वो 15 बरस जैसे तैसे मुसल्लत रही। 2009 में वो वज़ीर-ए-आज़म बनी थी, उसके बाद रियासती जबर के बलबूते पे उन्होंने अपना इक़्तिदार जो है वो कायम रखा। तो वो फिर 18 माह जो है वो ये अबूरी हुकूमत रही, और अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि लोग पुरजोश भी हैं, पुरुमीद भी हैं, और वो जो बीएनपी है और जमात इस्लामी बांग्लादेश है, उसमें कांटेदार मुकाबले की तवक्को जो है वो की जा रही है। और जितने भी सर्वे हुए हैं उसमें भी नेक टू नेक जो है वो दिखाया गया है दोनों जो जमातें हैं उन्हें, और अवाम में भी जब जाते हैं तो हमें यही महसूस होता है कि दोनों जो जमातें हैं उनमें बहुत ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला होगा। और अभी ये कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा कि दोनों जमातों में से किसको सबकत हासिल है, कौन सी जमात जो है वो हुकूमत बनाएगी। आपको शायद आइडिया हो कि इस पार्लिमानी जमहूरियत में जिस तरह हमारे यहाँ है, वहाँ पे 2 ऐवान होते हैं, कौमी असम्बली होती है और सेनेट होता है, लेकिन यहाँ बांग्लादेश में सिर्फ एक ऐवान है, यानी कौमी असम्बली है, जिसके 350 अरकान होते हैं, और उसमें से 50 मखसूस नशिस्तें हैं। 300 नशिस्तों पे बराह रास्त इंतखाब होता है, और 300 में से एक नशिस्त पे इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए थे एक उम्मीदवार की वफात के बायस, और 299 हलकों में कल पोलिंग जो है वो होने जा रही है। सही। अच्छा बिलाल, जिस तरह से आप बता भी रहे हैं कि अभी कुछ कहना तो क़ब्ल अज़ वक्त ही होगा कि कौन जीतेगा, लेकिन रुझान कहाँ ज़्यादा दिखाई दे रहा है? जेनज़ी कोई इंतखाब करने वाले हैं, कोई सरप्राइज देने वाले हैं, क्या रुझान देख रहे हैं उनमें? जी, अगर हम नौजवानों की बात करें तो नौजवान ज़ाहिर है बहुत बड़ा फैक्टर है। 12 करोड़ जो वोटर्स हैं उसमें से तकरीबन 5 करोड़ वोटर जो हैं वो 18 से 37 साल की उम्र के नौजवान हैं, और उसमें से भी जो तकरीबन कह लें कि 50 लाख नौजवान हैं, उन्होंने पहली दफा वोट करना है, पहली दफा उन्होंने हक के राय दही जो है वो इस्तेमाल करना है। तो उनका वो किस तरफ जाते हैं ये बड़ा अहम होगा, और ज़ाहिर उनकी नुमाइंदगी जो नई पार्टी है एनसीपी वो कर रही है, और चूंकि एनसीपी ने जमात इस्लामी बांग्लादेश के साथ इत्तेहाद कर लिया था, तो इसलिए बज़ाहिर यूं नजर आता है कि जो जेनजी है, जो नौजवान हैं, वो जमात इस्लामी बांग्लादेश के साथ हैं, और बीएनपी ने वो मौका ज़ाया कर दिया। अच्छा बिलाल साहब, अवामी लीग पर पाबंदी के बाद तासुर ये मिल रहा था कि बीएनपी क्लीन स्वीप कर लेगी, लेकिन सर्वे बता रहे हैं कि जमात इस्लामी इत्तेहाद सिर्फ 0.2% के फ़र्क से पीछे है। क्या जमात इस्लामी की करप्शन मुखालिफ मुहिम ने बीएनपी के रिवायती वोट बैंक में नकब लगा दी है, और आपको लगता है कि ये 2 जमातें ही जो है वो बरसर इक़्तिदार आ सकती हैं, हुकूमत बना सकती हैं, या फिर इस इत्तेहाद के अंदर कोई और जमात भी शामिल हो सकती है? देखिए, जमात इस्लामी बांग्लादेश के हवाले से जब यहाँ लोगों से हमारी बात हुई और हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर जमात इस्लामी पहले भी अगरचे हुकूमत में रही है बतौर इत्तेहादी, लेकिन ये इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आई, तो जहाँ के जो नौजवान हैं उनका कहना है कि जुलाई में जो इनकलाब आया और जिसके बाद फिर अगस्त में शेख हसीना वाजिद को मुल्क से फरार होना पड़ा,
तो असल में उस इनकलाब के दौरान कौन कहाँ खड़ा था, ये बात बहुत अहम है। और जमात इस्लामी बांग्लादेश जो है वो नौजवानों के साथ खड़ी रही, नौजवानों के साथ मिलकर जमात इस्लामी बांग्लादेश ने मज़ाहमत की, जबकि बीएनपी ने कोई वाज़ेह मौक़िफ़ अख्तियार नहीं किया। और उसके बाद का जो एजेंडा है उसकी भी अगर हम बात करें, यानी जो जेनजी ने जो ख्वाब देखे हैं, जो वो नया बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, वो निज़ाम में इस्लाहात के ख्वाह हैं, तो उस हवाले से जो रेफरेंडम होने जा रहा है, उस रेफरेंडम पे भी जमात इस्लामी बांग्लादेश का जो मौक़िफ़ है वो बहुत वाज़ेह है। यही वजह है कि जेनजी जो है वो जमात इस्लामी के साथ खड़ी है, नौजवान जो हैं वो जमात इस्लामी के साथ खड़े हैं। बिलाल, कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी है जमात इस्लामी के हवाले से कि बहुत ज़्यादा उन्होंने जुल्म सहे हैं। हाउस ऑफ मिरर जैसी बदनाम ज़माना जेल में जमात इस्लामी के रहनुमा कैद रहे, फांसियाँ दी गई, ये भी एलिमेंट कहीं ना कहीं मौजूद है सिंपैथी का। जी बिल्कुल मौजूद है। और इस एलिमेंट के साथ साथ क्योंकि शेख हसीना वाजिद का झुकाव भारत की तरफ रहा, उनके दौर में भारत की मुदाखलत बहुत ज्यादा रही, और इस्लामी बांग्लादेश का मौक़िफ़ इस हवाले से भी बहुत वाज़ेह है। तो इस बात को भी नौजवान पसंद करते हैं कि हम अब किसी के ज़ेरे साया, ज़ेरे तसल्लुत जो है वो नहीं रहना चाहते। यानी चाहे वो कोई भी हो, कोई भी मुल्क हो, अगर कोई दोस्ताना ताल्लुकात बराबरी की सतह पर बाहिमी जो इज्जत है उसके नाते से कोई रखना चाहता है तो वेल एंड गुड, वरना कोई अगर हमें गुलाम बनाना चाहता है तो हम बिल्कुल इस बात को जो है वो पसंद नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, और नौजवान काफी पुराज़्म भी दिखाई दे रहे हैं। बिलाल, अच्छा अवामी लीग की अगर हम बात करें, अवामी लीग के वोटर्स के हवाले से बताइएगा, क्या हसीना का खामोश वोटर कल पोलिंग डे पर कोई झटका दे सकता है? जी बिल्कुल, कुछ लोग जिनसे हमारी बात हुई उनका कहना है कि हमें इस निज़ाम पे, हमें इंतखाबात पे, हमें राजनीति पे यकीन नहीं है और हम वोट नहीं करेंगे। तो इस तरह की बातें करने वाले भी ज़ाहिर है मौजूद हैं, और ये वो वोटर है, वो सपोर्टर है जो अवामी लीग का हिमायती है, लेकिन चूंकि अवामी लीग जो है वो ग्राउंड पे मौजूद नहीं है, तो देखना ये होगा कि वो वोटर जो है वो किस तरफ जाता है। मेरा नहीं ख्याल कि वो वोटर जो है वो जमात इस्लामी की तरफ जा सकता है और ना ही बीएनपी की तरफ जा सकता है, क्योंकि जिस तरह ये जो जालमाना कार्रवाइयाँ की गई जमात इस्लामी के खिलाफ और जमात इस्लामी के रहनुमाओं को फांसियाँ दी गई, उसी तरह बीएनपी को भी अवामी लीग के दौरे हुकूमत में इस तरह के जो सिलसिला है उसका सामना करना पड़ा। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो खामोश अक्सरियत है जो अवामी लीग की हामी है, मैक्सिमम ये हो सकता है कि वो इस निज़ाम से, इस सिस्टम से पोलिंग डे के मौका पर लाताल्लुक रहें और किसी को वोट ना करें। बज़ाहिर यूँ नजर आता है। बिल्कुल बिलाल गौरी साहब, ये भी इम्कानात मौजूद हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्रिडिक्ट की जा रही हैं, लेकिन ऑब्वियसली कल जब पोलिंग डे है तो तब पता चलेगा कि टर्न आउट कैसा रहता है और इस बार जो अवाम है वो कितनी बड़ी तादाद में निकलते हैं गुज़श्ता इंतखाबात की निस्बत। बहुत शुक्रिया बिलाल, आपसे हम मज़ीद भी अपडेट्स आने वाले दिनों में हासिल करते रहेंगे। और बिल्कुल बांग्लादेश के अंदर हम देख रहे हैं कि नौजवान जो है वो बड़े मुतहर्रिक हैं, जेनजी खास तौर पर जनाब तब्दीली लाने के लिए तैयार हैं, ला भी चुके हैं, और अब इंतखाबात के जरिए जनाब अब देखते हैं कि जमात इस्लामी और बीएनपी जो है क्या वो इक़्तिदार में आते हैं या फिर उन्हें किसी इत्तेहाद के लिए किसी और जमात की बैसाखियों की ज़रूरत पड़ती है। ये इस हवाले से आपको आगाह रखेंगे। और नौजवान इनकलाब लाने में तो बड़े पेश रहे हैं बांग्लादेश में, और हसीना वाजिद का जब दौर ख़त्म हुआ है उसके बाद नौजवानों ने बड़ा सहारा दिया है, और अब आगे आने वाले दिनों में वाकई बड़ा सरप्राइज भी हो सकता है। कुछ नहीं बड़ी जुर्रत का उन्होंने मुजाहिरा किया। आप देखें ना, उन्होंने खड़े होके गोलियां खाई, निहत्ते खड़े होके लाठी चार्ज बर्दाश्त किया, कौन कौन से जुल्म नहीं सहे, लेकिन वो जनाब अपने मकसद के साथ लॉयल थे और फिर वो कामयाब भी हुए। अभी हम चलते हैं और अब जानते हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत क्या रहेगा। सियासी दर्जा हरारत इलेक्शन का दर्जा हरारत तो आपको बताया हमने कि पारा हाई है। मुख्तलिफ शहरों का दर्जा हरारत बताएंगे। पाकिस्तान आ जाते हैं ना हम पाकिस्तान में जी मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी, आइए चलते हैं और जानते हैं। नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि वस्ती पंजाब में मौसम शदीद सर्द और मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जान लेते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे बुलंदोबाला पहाड़ों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां हम देख रहे हैं मौसम शदीद सर्द और मतला अब्र आलूद रहने के अलावा
हल्की बारिश मुतवक्के है। गिलगित का टेम्परेचर देख लेते हैं जी, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 8 और कम से कम -3 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। स्कर्दू की बात करें तो स्कर्दू में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 3 और कम से कम -9 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। आज़ाद कश्मीर के मौसम के हवाले से बताएं तो मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की बात करते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 19 और कम से कम 7 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 10 और कम से कम -1 डिग्री तक रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया है। और अब आपके साथ शेयर करेंगे मेज़बानों की धरती खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां हम देख रहे हैं सूबे के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर का रुख करते हैं। पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 24 और कम से कम 9 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की बात करें, जिसे पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 11 और कम से कम 0 डिग्री तक गिरने की तवक्को है, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान बलाई अजला में मौसम शदीद सर्द और मतला अब्र आलूद रहने का इम्कान है। और नाज़रीन, अब नज़र डाल लेते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब के मौसम पर। यहाँ पर सूबे के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। बागों के शहर लाहौर का रुख करते हैं, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत हम देख रहे हैं 25 और कम से कम 10 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि शहर बेमिसाल इस्लामाबाद का रुख करें तो इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 22 और कम से कम 8 डिग्री रहने की तवक्को है। और मुल्तान का जिक्र हो जाए अब जी, मुल्तान में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 26 और कम से कम 10 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मरी, गलियात और गिरदोनवाह में मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। और अब बात कर लेते हैं कुदरती ज़खायर से माला माल सूबे यानी कि बलोचिस्तान की, जहां पर सूबे के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। कोयटा का रुख करते हैं। कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 17 और कम से कम 3 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों के दौरान शिमाली अजला में मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान है। और इसके साथ साथ आखिर में आपके साथ शेयर करेंगे वादी मेहरान यानी कि सूबा सिंध का मौसम, जहां सूबे के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा। शहर कायद कराची की बात करते हैं, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर हम देख रहे हैं 31 और कम से कम 17। और हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 30 और कम से कम 16 डिग्री रहने की तवक्को है। और आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के बेशतर अजला में मतला अब्र आलूद रहने का इम्कान है। जनाब, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हैं आपके मुंतज़र हैं, उन पर बात करेंगे, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। गर्मियाँ तो अभी आई नहीं हैं, लेकिन हुकूमत के एक फैसले से अवाम को सर्दी में ही गर्मी की तपिश ज़रूर महसूस होने लगी है। हुकूमत ने अवाम को 440 वॉट का झटका दिया है। नेपरा ने नेट मीटरिंग का निज़ाम ख़त्म करके नेट बिलिंग का नया निज़ाम लागू कर दिया है। सादा अल्फाज में आपको समझा देते हैं, परेशान मत हो। पहले अगर आप ग्रिड को 1 यूनिट देते थे तो बदले में आपको 1 यूनिट वापस मिलते था, जो कि फेयर इनफ था। लेकिन अब आपका बिजली का यूनिट हुकूमत 11.5 रुपए में खरीदेगी और आपको वापस वही बिजली 50 से 70 रुपए टैक्सेस मिलाकर बेचेगी। यानी कि हुकूमत से महंगा खरीदो और कोड़ियों के भाव बेचो। मुआहदे की मुद्दत भी 7 साल से कम करके 5 साल कर दी गई है और इतलाक भी फौरी होगा। और क्या ये डिस्कोर्स की नाहली छुपाने और IPPs को मजीद नवाजने का प्रोग्राम है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन सोलर एसोसिएशन वकास मूसा साहब। वकास साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनान। सबसे पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान पिछले 20-30 साल से बिजली के क्राइसिस में फंसा हुआ है और एक तरफ सर्दियों में भी हम देखते हैं तवील लोड शेडिंग होती है, ऊपर से महंगी बिजली और फिर बिजली के बिल भी नाकाबिले बर्दाश्त हैं। और हम यहाँ तक कैसे पहुँच गए हैं कि किस तरह की ये पॉलिसी है, कौन जिम्मेदार होगा? हुकूमत को जिम्मेदार समझते हैं इस सारे मामले में? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच इनवाइट करने का। बिल्कुल, यानी जो आपने बात कही है उसमें 100% सच्चाई है कि मिसमैनेजमेंट है और जिम्मेदार तो खैर जाहिर है जो मिसमैनेजमेंट वही जिम्मेदार होता है जो कि मैनेजर होता है, जो कि हुकूमत है हमारे केस में।
और पॉलिसीज में जो जिसको कहते हैं ना कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग का फुकदान है। एक दफा फिर एक पॉलिसी बना दी गई है जिसमें थोड़े अरसे में 2 साल बाद या 3 साल बाद फिर हम खड़े होंगे वहीं पे जहाँ पे हम खड़े थे। आज का एक छोटा सा मसला बचाने के लिए हमारे डिस्कोस की बिलिंग कम हो रही है, डिस्कोस को पैसे कम मिल रहे हैं क्योंकि लोग बिजली कम खरीद रहे हैं, ओवरऑल बिजली कम खरीद रहे हैं। उसकी मेन वजह यह है कि बिजली बहुत महंगी है और बिजली की जो रसाई का निज़ाम है वो कमजोर है। या तो बिल्स की कलेक्शन नहीं होती या फिर जहां पे पहुंचाने की जरूरत होती है वहां पे नहीं पहुंचाई जाती। आज भी देखें ना, एक तरफ से हमें गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास बिजली बहुत ज्यादा है और हम जो है वो कैपेसिटी चार्जेस नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आप किसी भी बड़े शहर, बल्कि बड़े शहरों के अंदर, कराची के अंदर, लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर आपको बहुत सारे एरियाज ऐसे मिल जाएंगे जिधर आज भी 12 घंटे 14 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। तो जहां पे आपको सोलर की तरफ से अच्छी और जिसको कह सकते हैं कंसिस्टेंट बिजली मिलती है, उसको आप छोड़ के उसके सारिफ को आप कह रहे हैं कि तुम बिजली ना लगाओ क्योंकि मैं तुम्हारी बिजली नहीं ले सकता, लेकिन मैं किसी और को बिजली भी नहीं दूंगा। तो एक अजीब सा ही जिसको कहते हैं कि यानी टू फेस्ड, या एक तरफ नहीं है, एक पॉलिसी एक आती है, फिर दूसरी पॉलिसी दूसरी आती है, फिर एक तरफ कहते हैं कि हम सोलर को और ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना चाहते हैं और हमारा इतना परसेंटेज टारगेट है। तमाम जो सूबाई हुकूमतें हैं वो अपने बिल्डिंग्स पे सोलर लगा रहे हैं और उससे जो है अपने बिल बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक तरफ उन्होंने सोलर पे टैक्स लगा दिया, 10% टैक्स पिछले साल लगा दिया, अब फिर बात कर रहे हैं कि इसको और बढ़ा देंगे। साथ में ये नेट मीटरिंग की पॉलिसी के ऊपर ऐसी पॉलिसी बना दी है जिससे जो अच्छा सारिफ है जो कि सोलर लगा के बैठा हुआ है और वो आपको दे रहा है सोलर अपनी इन्वेस्टमेंट पे। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखने की है वो ये है कि ये जो सोलर की बिजली है ये हमने किसी IMF के फंड से नहीं लगाई है, ये लोगों ने अपने घरों पे अपने पैसों से अपनी इन्वेस्टमेंट अपनी जमीन पे यानी अपनी छत के ऊपर सोलर लगा के वो दे रहे हैं। और उसमें इतनी ज्यादती कर देना कि वो जो 5 यूनिट के बदले 1 यूनिट, यानी जहाँ पे आप जो है यूनिट खरीद रहे हैं वो 50 से 60 रुपए का है और जो यूनिट आप सारिफ जो आपको गवर्नमेंट को दे रहा है वो 10 रुपए मिलेंगे उसके अगेंस्ट सिर्फ। तो ये इंसाफ तो नहीं है। अब इसको क्या कह सकते हैं, वो इसको छोड़ देते हैं, लेकिन बस ये इंसाफ पे मबनी नहीं है और होगा यही कि लोग जो है वो अपनी मदद आपके तहत फिर आहिस्ता आहिस्ता बैटरीज की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। पॉलिसीज का भी बहुत ज्यादा मसला है। अगर हम देखें तो पहले तो आपने खुली इजाजत दी इंपोर्ट करने के लिए, आपने सहूलतें पैदा की कि जनाब आप इंपोर्ट करें, बड़े फातिहाना अंदाज में आपने ऐलान भी किया कि जनाब हम सोलर पे नंबर 1 आ गए हैं जी, सबसे ज्यादा सोलर जो है वो पाकिस्तान में लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ आपने ये पॉलिसी भी बना दी है। ज़रा ये भी बता दीजिएगा, एक तो इस पर भी कमेंट कीजिएगा और दूसरा इस बात का भी जवाब दीजिएगा कि क्या ये क्लियर करने की ज़रूरत है कि जो पहले सारिफीन हैं, पुराने सारिफीन हैं, उन पर भी ये फैसला लागू होगा या जो सिर्फ अब नए लगवा रहे हैं उन पर ये फैसला लागू होगा? पहले मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ एक मिसाल से। एक समझ लें, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक घर है जिसमें से 300 यूनिट महीने के एक्सपोर्ट किए जा रहे थे, यानी 300 यूनिट दिन के टाइम पे इजाफी होते थे जो कि वो एक्स्ट्रा जो बिजली है वो लेस्को को या ISCO को या के इलेक्ट्रिक को, जो भी हमारा डिस्को होगा, उसको वो दे रहा था घर। तो 300 यूनिट्स के बदले वो 300 यूनिट्स अपने महीने के एंड पे एडजस्ट करवा लेता था, यानी 300 यूनिट के बदले 300 यूनिट उसको मिल जाते थे, जिसका मतलब ये है कि अगर आप एक यूनिट 50 या 60 रुपए का पकड़ते हैं तो उस घर पे 15,000 से 18,000 रुपए का उसके बिल में एक फायदा आ रहा था महीने के एंड पे, क्योंकि उसके यूनिट एडजस्ट हो जाते थे। तो ये तो पुरानी पॉलिसी थी। पिछले हफ्ते से या इस हफ्ते के शुरू से जो पॉलिसी चेंज हुई है उसमें अगर तो ये कस्टमर नया सारिफ है, यानी नई पॉलिसी नया कनेक्शन लगाया, उसने इसी हफ्ते कनेक्शन ऑन किया है अपना, तो उस केस में उसको इन 300 यूनिट के बदले सिर्फ 3,000 रुपए मिलेंगे। तो जो जहां पे 15,000 मिलने थे वहां पे उसको 3,000 मिलेंगे। अच्छा, जो ऐसा सारिफ है जिसने 1 साल पहले या 6 महीने पहले सिस्टम लगाया था, यानी टेक्निकली वो पुरानी पॉलिसी के तहत आता है और मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हम पुराने कस्टमर्स को बचा रहे हैं, लेकिन वो गलत कह रहे हैं, यानी उसको सही से नहीं इंटरप्रेट कर रहे या सही से पूरी बात नहीं बता रहे, क्योंकि उसका भी जो है यूनिट टू यूनिट तो खत्म हो गया है। अब उसको जो है वो 25 रुपए के हिसाब से यूनिट लेंगे। तो 300 यूनिट जिसने दिए हैं अगर 25 रुपए के हिसाब से देखते हैं तो उसको 7,500 रुपए मिलेंगे, लेकिन उस सारिफ को भी जहां 15,000 या 18,000 की बचत होनी थी उसकी बचत तकरीबन हाफ हो गई है। और जो ब्रांड न्यू आ रहा है उसकी बचत तो 1/4 से भी कम, 1/5 जो भी उसका उर्दू होता है 1/5 हो गई है। यानी जो बंदा 15,000 की सेविंग कर रहा था या उसने अपनी इन्वेस्टमेंट इस तरह से की थी कि वो सोच रहा था कि मैं 15,000 रुपए महीने के बचाऊंगा तो इस तरह से मेरी इन्वेस्टमेंट निकल आएगी, तो अब वो 15,000 के बजाय सिर्फ 3,000 रुपए पे उसकी सेविंग रह जाएगी। और जो पुराना सारिफ है जिसने 6 महीने पहले लगाया था और वो भी इस न्यू पॉलिसी के तहत उसका भी मसला हो जाएगा, उसकी सेविंग जो है 15,000 से कम होकर 7,500 हो जाएगी। अच्छा वकास, तो यानी दोनों को जो है वाली सूरत हाल है, जहाँ जहाँ आवाम सहूलत लेगी ना वहाँ टैक्स लग जाएगा, वहाँ कीमतें बढ़ जाएंगी, तो आवाम का फायदा नहीं होना चाहिए, आवाम नहीं फायदे में रह सकती। और ये सारी सिचुएशन में अगर हुकूमत 11.5 रुपए का रेट देगी तो क्या लोग ग्रिड छोड़कर हाइब्रिड सिस्टम की तरफ नहीं चले जाएंगे और इससे डिस्कोस का नुकसान मजीद नहीं बढ़ जाएगा?
जी, यही चीज हम समझा रहे हैं गवर्नमेंट को। सबसे पहली चीज तो जिस तरह से आपने बताया कि जो सारिफ दे रहा है, जिधर जो हाथ में आता है उसके ऊपर फौरन जो है ना वो छुरी चला दी जाती है। यही चीज एफबीआर करता है। नया टैक्स की जरूरत होती है तो इंस्टेड ऑफ के नए लोगों को ढूंढे या उन लोगों को ढूंढे जो टैक्स नेट में नहीं है, वो जो एग्जिस्टिंग बेचारे सैलरीड क्लास है उन्हीं के ऊपर और टैक्स लगा के उधर से ही अपना रेवेन्यू पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह जो कस्टमर ऑलरेडी बिजली के बिल दे रहा है और वो सिस्टम लगा के बैठा हुआ है, उसी को पकड़ लिया है कि चलो तुम ही और दे दो, क्योंकि मेरे पास और कोई तरीका तो है नहीं जमा करने का। जहां कलेक्शन करने की जरूरत होती है, जहां पे जो तफसीली निजाम होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, वो बिछाने की जरूरत होती है, वो इन्वेस्टमेंट हम नहीं करना चाहते। हम ऐसा करते हैं कि जो शॉर्ट टर्म क्विक सोल्यूशन है उसको पकड़ लेते हैं। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि बैटरीज भी अवेलेबल हैं और बैटरी टेक्नोलॉजी सिर्फ इंप्रूव हो रही है। पिछले 2 साल में अगर मैं बात जी प्राइस पे आ गई हैं लिथियम की जो बैटरीज हैं, जो लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, जो 8-10 आराम लाइफ होती है, बेहतर भी होती जा रही हैं, वो सस्ती भी होती जा रही हैं, वो बहुत ज्यादा तादाद में मिलती भी जा रही हैं। तो होगा ये कि उसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज्यादा चाहिए होती है। तो वकास, लेकिन बैटरीज के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि आप बैटरीज लेते हैं, वो बेहतर भी हुई हैं। जो लोकल बैटरीज हम देखते हैं यहाँ पे बनती हैं, वो तकरीबन पहले अगर साल चलती थी तो अब वो चलें आप समझ लें कि 2-2.5 साल चलती हैं। तो लोग ये भी सोचते हैं कि दोबारा से नया खर्चा करना पड़ेगा, जबकि कंपैरेटिवली हम ड्राई बैटरीज देखें तो वो 5 साल तक भी चल जाती हैं और ज़्यादा भी चल सकती हैं उससे, लेकिन वो महंगी बहुत ज़्यादा हैं। तो अब सोल्यूशन फिर क्या है? वो बिल्कुल ज्यादा है, लेकिन उनकी कीमत कम होती जा रही है। जिस तरह तमाम टेक्नोलॉजीज में होता है, सोलर पैनल भी शुरू में आया था तो महंगा था, कंप्यूटर शुरू में आए थे तो महंगे थे, मोबाइल फोन शुरू में आए थे तो महंगे थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतर होते जाते हैं। इसी तरह जो लिथियम की बैटरीज है, बैटरीज की फॉर्म है, ये भी बहुत होती गई है। जैसे आज से कुछ अरसे पहले जो बैटरी 5 लाख की थी वो आज 2.5 लाख की मिल रही है। मेरी एक्सपेक्टेशन है जिस तरह टेक्नोलॉजी चलती है कि साल 2 साल में ये 2.5 लाख से 2 लाख, 2.25 लाख, 1.5 लाख में आना शुरू हो जाएंगी। और शुरू में अच्छा, अब आपने क्योंकि रेट का फर्क इतना कर दिया है ना, जहां पे आपका 50 का है और 10 का जी उस में आपका डिफरेंस बिल्कुल। वकास साहब, ये मसाइल अपनी जगह पर मौजूद हैं और ऑब्वियसली अब ऑप्शन तो यही एक बचता है, ऑप्शन यही बचता है लोगों के पास कि वो बैटरीज जो हैं वो इंस्टॉल कर लें, बजाय आप ग्रीन मीटर के जरिए वापडा को वापस दें, क्योंकि ये जो सर्कल है ये फायदे में नहीं है आपके, और ये तो बस घन चक्कर ही है, ये चक्कर फजूल है। वकास मूसा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और नाज़रीन, अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि कुछ लोग दुनिया से चले जाते हैं लेकिन उनके लहजे का अंदाज, चेहरों की मासूमियत हमारी यादों में हमेशा के लिए कैद हो जाती है। काजी वाजिद साहब भी एक ऐसी शख्सियत थे। आज उनकी 8वीं बरसी पर हम उन्हें याद कर रहे हैं। वो 1943 में लाहौर में पैदा हुए और महज 10 साल की उम्र में रेडियो के प्रोग्राम नौनिहाल से जिस सफ़र का उन्होंने आगाज़ किया, वो आगे चलकर पाकिस्तान टेलीविज़न की पहचान बन गया। उनकी आवाज़ में वो जादू था कि जब वो रेडियो पर बोलते थे तो वक्त थम जाता था, और जब टीवी पर आए तो खुदा की बस्ती के राजा बनकर हर घर के फर्द बन गए। बिल्कुल ठीक कहा उज़ैर आपने। और काजी साहब सिर्फ एक अदाकार नहीं बल्कि जज्बात की एक लाइब्रेरी थे, और 1967 में एक ही रास्ते से मनफी किरदार से आगाज़ करने वाले इस फनकार ने धूप किनारे, अनकही और तन्हाइयाँ जैसे शाहकार ड्रामों में अपनी अदाकारी के वो जौहर दिखाए जिनकी मिसाल मिलना मुश्किल है। 14 अगस्त 1988 को हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा, और आज 11 फरवरी है, वही दिन जब 2018 में वो हमें छोड़कर चले गए, लेकिन उनके जो अदा किए गए किरदार हैं आज भी जिंदा हैं और हमेशा रहेंगे। ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। और सब जानते हैं सोशल मीडिया का दौर है, और इस सोशल मीडिया की दुनिया में चंद सेकंड्स की शॉर्ट वीडियोस ने नौजवानों के जहनों पर बहुत गहरा असर डालना शुरू कर दिया है। ऑटो प्ले रील्स होती हैं, मुसलसल स्क्रॉलिंग का अमल जारी रहता है, और एल्गोरिदम का कंट्रोल, ये सब अवामिल वक्त के एहसास को मिटा रहे हैं और पता ही नहीं चलता। 2-2 घंटे आप स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, वक्त गुजर जाता है, और नौजवानों को एक मुसलसल डिजिटल दबाव में ये जो मामला है ये डाल रहा है। और सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये महज तफरीह है या नौजवानों के मुस्तकबिल और जहनी सेहत के लिए खतरा है। शॉर्ट वीडियोस और डिजिटल, अगर आप अपना प्रेडिक्शन कह लें आप इसे, तो ज़्यादा बेहतर है। नौजवानों के दिमाग, तवज्जो और नींद पर किस हद तक असर डालती है, वालिदैन और असातिज़ा इस हवाले से क्या इक़दाम कर सकते हैं, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात मलाइका तारिक साहिबा।
डॉक्टर मलाइका, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। हमें ये पहले तो ये डिस्कशन कर लेते हैं हम कि ये जो शॉर्ट वीडियोस हैं, अब लोग लॉन्ग से शॉर्ट वीडियोस पर आ गए हैं और फिर इनका एक ना रुकने वाला सिलसिला है। आप एक देखते हैं, एल्गोरिदम इतना स्मार्ट है कि वो आपको इसी तरह की आपके इंटरेस्ट की 2-4 वीडियोस और दिखाता है और फिर आपको पता ही नहीं चलता कि अजानें होना शुरू हो गई हैं और फजर का टाइम हो गया। ऐसे ही है। हो गया वाकई। बिल्कुल। अच्छा, जो शॉर्ट वीडियोस की आप बात कर रहे हैं, शॉर्ट वीडियोस बहुत डेंजरस है। अगर हम बच्चों में देखें, बच्चों में अटेंशन स्पैन बिल्कुल खत्म हो गया है। हाँ। हमारे से कोई लंबी बात करने बैठ जाता है, हम बोर उकता आ हो जाते गए, हैं, बोर होते तंग हैं। आ गए हम होना उससे। शुरू हो जाते हैं। बच्चों ने पढ़ना है, लॉन्ग लेसन उनसे याद नहीं हो रहे, टीचर्स लेक्चर दे रहे हैं, बच्चे बोर हो रहे हैं। अब उनको आदत पड़ी है शॉर्ट रील्स 30 सेकंड ऑब्जेक्टिव टाइप भी करेंगे सारे। बिल्कुल 30 सेकंड की रील, लॉन्ग क्वेश्चन करना पड़ गया, उस पर वो थक गए हैं। उनसे नहीं हो रहा, अटेंशन नहीं है, फोकस नहीं है। लंबी अब चीज़ें जब वो देख रहे हैं, गुस्सा आ रहा है उनको, सही। उनके अंदर बेचैनी हो रही है, चिड़चिड़े हो रहे यानी हैं वो इस बच्चे। चीज की प्रिपेयर ही नहीं है इस चीज के लिए। एग्जैक्टली, वो उनको आइडिया ही नहीं कि अब उन्होंने लंबी डिस्कशन करनी कैसे, लंबी बात सुननी कैसे है और जी। उस पर फोकस कैसे करना है। राइट। तो उनका जो फैसला करने का जो अमल है, ये किस हद तक मुतासिर हो रहा है? क्योंकि हम देखते हैं स्क्रॉलिंग करें, एक वीडियो आई और वो जो चीज़ें माइंड में चल रही हैं, जो डिस्कशन हमने की, हमारे साथ भी अभी शायद यही होगा, हम घर जाएंगे और हमें वही Exactly. चीज़ें सारी दिखाना शुरू। तो ये डिसीजन मेकिंग बच्चों की कितनी ज़्यादा मुतासिर बहुत हो रही है? इफेक्ट हो रही है। अब आपने देखा होगा इंस्टा पे ऑप्शन आ रहा है ऑटो स्क्रॉलिंग का। जी। अब आपको नहीं पता ऑटो स्क्रॉलिंग में आपको जो इंटरेस्ट है, म्यूजिक आप सुन रहे हैं वो चलता जा रहा है, म्यूजिक, कार्टून्स देख रहे हैं वो चलता जा रहा है। अब बच्चे ने खुद तो फैसला किया ही नहीं है कि उसने अब क्या देखना है, क्या करना है, क्या सुनना है। ठीक है, अब उसके अंदर जो डिसीजन पावर होती है इंसान की, कि जो अपना खुद से फैसला लेने की, कुछ चेंज करने की, वो तो खत्म हो गई बच्चे की। अब जैसे वहाँ पे उसके अंदर वो पावर नहीं रही, अपनी लाइफ में भी उसको इस तरह से ही हो जाता है कि बच्चे के अंदर फैसला लेने की सलाहियत रही नहीं है। उसने कोई काम करना है, उसने रील्स में देख के कर लेना है, वो ड्रेस ऐसी है मैं भी वैसा कर लेता हूँ, या वहाँ पे ऐसा हो रहा है मैं भी ये ट्रेंड फॉलो कर लेता हूँ। उसकी अपनी डिसीजन मेकिंग पावर तो जीरो हो गई। जीरो हो गई है। अच्छा मलाइका, आपके पास बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे बच्चों को लेकर आते भी होंगे। Exactly. आपने क्या ऑब्जर्व किया है, क्या एक्सपीरियंस किया है कि अब खाली इनकी जो पढ़ने की सलाहियत है वो मुतासर हुई है, या इनकी जिस तरह हम डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं, डिसीजन लेने की कोई ताकत जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा। उसके अलावा कौन कौन से नुकसानात आपने देखे हैं इन बच्चों के अंदर? अच्छा, बच्चों की पढ़ाई का तो नुकसान हो ही रहा है। एक तो टाइम का नुकसान हो रहा है, अटेंशन का, जैसे मैंने मेंशन किया कि अटेंशन उनमें नहीं रही, फोकस करने की बिल्कुल पावर ख़त्म हो गई है, डिसीजन मेकिंग पावर ख़त्म हो गई, मूड में बड़े चेंजेस आते हैं। अच्छा। अब बच्चा रील स्क्रॉल कर रहा है, आप उसके बीच में ले लेंगे उससे फ़ोन, उसका मूड ख़राब है, गुस्सा आ रहा है उसको, ईटिंग हैबिट्स, खाने पीने की रूटीन डिस्टर्ब है, खाना पड़ा है सामने, आप रील्स में लगे हुए हैं, आपको नहीं पता खाना ठंडा है, क्या खा रहे हैं आप, न्यूट्रिशन खाने की सारी ज़ाया हो गई। स्लीप बड़ा एक फैक्टर जो इम्पैक्ट होता है इसकी वजह से, रील्स की वजह से। आप रील स्क्रॉल कर रहे हैं, करते 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 2 घंटे गुजर गए, 3 घंटे गुजर गए, नहीं पता आपकी फेवरेट रील्स आ रही हैं, आप करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं और टाइम ज़ाया हो गया। फोकस भी आउट होता है आपका बहुत ज्यादा, बड़ों का भी रील्स देखने से। बड़ों का भी होता है, बच्चों का भी होता है, सबका ही होता है। अच्छा मलाइका, हम देखते हैं ट्रेंड्स का दौर है, रील्स का तो है ही, वो रील्स भी अब ट्रेंडिंग पे हैं और हम कोई एक रैट रेस में लगे हुए हैं कि उसने कर लिया तो मैंने भी करना है, इसने ऐसी रील बना ली, ये ट्रेंड फॉलो किया, मैं क्यों पीछे रह गया, मैं तो मुआशरे में एक्सेप्ट ही नहीं किया जाऊंगा अगर मैंने रील ना बनाई। ये कितना एक प्रेशर है, एंजाइटी हो रही है बच्चों को, इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। बहुत ज्यादा प्रेशर है कि उसने अब ट्रेंड में देखा कि उस गाड़ी पे बैठ के उसने वीडियो बनाई है, मैंने भी बनानी है, ठीक है, उसके पास ये चीज़ है, मैंने भी वो करना है। अब कंटिन्यूस जो एक आपके माइंड में चल रहा होता है, अब ऐसे रील्स बनाऊंगा, ऐसे वीडियो बनाऊंगा, ये बहुत ज़्यादा आपके अंदर डिप्रेशन और एंजाइटी, इसी वजह से हमारे जो बच्चे हैं आजकल, या एडल्ट्स भी कह लें, एक बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। इसको हम नॉर्मली डिजिटल प्रेशर या सोशल मीडिया का प्रेशर कहते हैं। आपके माइंड में हर टाइम वही चल रहा है कि आप उस रील में ये हुआ था, नेक्स्ट पार्ट में पता नहीं क्या होगा, नेक्स्ट उसमें पता नहीं क्या होगा। मलाइका, फिर उससे अगला फेज ये आ जाता है कि आप मकसद हयात, यानी आपकी लाइफ का जो ऑब्जेक्टिव है, आप उससे भी आपको समझ ही नहीं आता कि आपने करना क्या है। आप ये देख रहे होते हैं कि मैंने अगर ये रील लगा दी है या मैंने ट्रेंड की ये पोस्ट लगा दी है, आप बार बार उसको चेक कर रहे होते हैं कि किसने लाइक किया है, किसने कमेंट किया, कितने व्यूज आए। ये कितना आप जो नए से नया ट्रेंड फॉलो करते हैं कि मैं कुछ भी करते हैं, आपने देखा कितने लोगों की जान भी इस ट्रेंड के चक्कर में चली जाती है। बिल्कुल। मैंने माउंटेन हिल पे चढ़ के रील बनानी, उस पे व्यूज ज्यादा आएंगे, मैंने ऐसी ड्रेसिंग करके रील बनानी है, उस पे व्यूज ज्यादा आएंगे। अब देखिए व्यूज की गेम कितना ज्यादा आपको प्रेशर में लेके आ रही है। हमारी जो यंग जनरेशन है वो
तबाह हो गई मेरे ख्याल से तो। अच्छा, एक ये भी फैक्टर वाकई के रील्स के हम व्यूज के चक्कर में बहुत Views ज्यादा के पड़ चक्कर गए में, हैं, बिल्कुल। एक ये भी है, और दूसरा ये कि आइडेंटिटी अपनी कितनी मुतासिर हो रही है। हम दूसरों के लाइफस्टाइल से इम्प्रेस होते हैं, वो रील देखते हैं, हमें नहीं पता बैकग्राउंड पर क्या है, रियलिटी एक्चुअल में क्या है, वो Reality गाड़ी क्या उनकी है भी या नहीं, वो लाइफस्टाइल किराए का की है, गाड़ी किराए की गाड़ी है, एक बहुत बड़े शोरूम वालों ने भी इतराफ किया। बहुत सारे ये सारी रियलिटी में रिलेशनशिप इंसान की इसमें अपनी तबाह हो गए हैं। रिलेशनशिप आपने देखा है, कपल आइडियल कपल देख रहे हैं, बड़ा वो आउटिंग्स पे जा रहे हैं। अब कपल्स में लड़ाई हो रही है, वो वहाँ पे गए हैं, हम कभी कहीं नहीं गए, हमने कभी उस तरह से एंजॉय नहीं हमें तो किया। रोज फूल नहीं मिल रहे। नए स्टैंडर्ड Exactly. सेट किए जा रहे हैं। बिल्कुल। यस, ये तो फूल ये- वाला मसला बड़ा जेन्युइन बहुत जेन्युइन मसला है। बिल्कुल ऐसी है। एग्जैक्टली और एक ये चीज़ है, और दूसरा मुझे उज़ैर एक चीज़ नहीं समझ आती, ये सोशल मीडिया पे सिंगल लड़कियों को गुलदस्ते कौन दे रहा है? ये वाली बात मेरे आज तक हजम नहीं हो रही। ये गुलदस्ते कौन दे रहा है, क्यों मिल रहे हैं? इसमें सिंगल एक लड़की है बड़ा ना, मजे और का वैसे point कहना आई एम सिंगल, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, कोई ऐसा हस्बैंड का सिस्टम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट ये इतनी पोस्टिंग हो रही है गुलदस्तों की। अब वो जो लड़की देख रही है, जो जिसको कोई पत्ती भी नहीं मारता, तो वो क्या करे? ये क्या एंजाइटी है, इसमें क्या बहुत टेंशन? डिप्रेस्ड हो जाते हैं, पर्सनैलिटी में इश्यूज आ जाते हैं कि शायद मेरे अंदर कोई कमी है, कमी है। एग्जैक्टली बिल्कुल किसी शायद मुझे कोई पसंद नहीं कर सकता। आप देख रहे हैं कि लोग मोस्टली रील्स में आप देखते हैं कि लोग खुद को ही दे रहे होते हैं और वो उनकी पर्सनैलिटी डिस्टर्ब हो रही है। ये भी होता है। ऐसे भी होता है, आप रील्स बनाने के चक्कर में मैंने ऐसे भी देखे हैं लोग कल कि आपको वो जवाब मिल गया होगा। मैं भी ऐसा करूं। नहीं उसमें ये होता है कि आप इतना ज्यादा खुद पसंद हो जाते हैं जब आपको कोई और आपको लग रहा है कि मुझे नहीं पसंद कर रहा। ये भी एक पर्सनैलिटी का इशू होता है, आप बिल्कुल है। नार्सिसिस्ट हो जाते हैं कि आप जस्ट खुद को पसंद करें, खुद को गिफ्टिंग करके पोस्ट कर रहे हैं कि लोग आपको लाइक करें, लाइक करें, खुद को ऐसा दिखाते हैं कि आपके वो पर्सनैलिटी है ही नहीं। अब जो आपकी ओरिजिनल आइडेंटिटी है वो कहाँ गई? वो तो खत्म हो गई। अच्छा, फिर वो आप देखते हैं कि लाइफस्टाइल को फॉलो करने के लिए, जिस तरह आप कह रहे हैं कि कपल जो है वो अब वो देखते हैं कि उन्होंने बड़े किसी फैंसी रेस्टोरेंट में जाके जनाब उन्होंने डाइन आउट किया है, तस्वीरें लगाई हैं, तो आप भी कहते हैं कि जनाब हम भी अब इसको फॉलो करें, तो पता नहीं शायद लोग जो हैं, जो हमारे फॉलोअर हैं, जिनसे ना आपने कभी पता नहीं मिले हैं, ना आपने कभी मिलना है मुस्तकबिल में, आप उनको मुतासिर करने के लिए आप जनाब अपना बजट भी आउट कर रहे होते हैं, आप अपनी मेंटल हेल्थ भी जो है वो भी स्टेक पे लगा रहे होते हैं। ये इसको किस तरह दुरुस्त किया जा सकता है? अच्छा, इसमें सबसे पहले तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ पेशेंट्स पे जो मेरे पास आते हैं, अपना स्क्रीन टाइम लिमिट करें। आप एक रूटीन बनाएं कि मैंने इतने टाइम फर्स्ट करें घंटा काम करना है या फिर देखना है मोबाइल। रात को अगर आपने सोना है तो उससे पहले कोशिश करें 1 घंटा 2 घंटा पहले स्क्रीन बिल्कुल क्लोज कर दें, ठीक है? क्योंकि स्क्रीन जब चल रही होती है आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है सोने से पहले, नींद अफेक्ट हो जाती है। तो स्क्रीन को क्लोज कर दें, बाहर जाना शुरू करें, थोड़ा फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ टाइम गुजारें। इसमें होते हैं जो हम कहते हैं स्क्रीन को कट ऑफ कर दें बिल्कुल, और हम ऑफ स्क्रीन टाइम गुजारें, बाहर वॉक के लिए जाएं, थोड़ा ग्रीनरी देखें, एक फ्रेश एनवायरनमेंट में खुद को लेके जाएं, ताकि जो स्क्रीन की जो हमें क्रेविंग होती है बार बार क्रेविंग है ये भी, यस, सही बिल्कुल, आपने कहा। इट्स अ काइंड ऑफ एडिक्शन, तो वो होती है, वो खत्म हो, हम उसको डिस्ट्रैक्ट करें अपने माइंड को। जो स्क्रीन वाला टाइम है उसको हम कहीं और किसी और जगह आप बड़ा यूटिलाइज अच्छा करें। इस पे जवाब दे सकती है, हमें क्या मसला क्या हो गया है? हमारा दिमाग हमें बार बार सिग्नल देता है, ना कोई वाइब्रेट हुआ फोन, ना रिंग हुआ है, एक वो एमी हम curiosity सी रहती थोड़ी देर बाद निकाल के देखेंगे कि करते पता नहीं हैं, कोई बिल्कुल। नोटिफिकेशन तो नहीं है, कोई इसको मसला। अगर हम अपनी लैंग्वेज में कहें, इसको हम कहते हैं बिहेवियरल एडिक्शन कहते हैं, कि आपके बिहेवियर की एडिक्शन हो गई है। अगर आप नहीं चेक करेंगे आपको बेचैनी होती है। बेचैनी सी होती है। आपने देखा है तो 10-15 मिनट फोन पास ना हो तो कुछ होता है अजीब सी दिल में, नींद नहीं आ रही होती फोन पास रखे बगैर, खाना नहीं खाया जा रहा आजकल लोगों से। हाँ, खाना इंटरनेट पड़ा ना होगा, अवेलेबल हो तो कितना मसला हो खाना जाता पड़ा है। होगा, लेकिन जब तक कोई पसंदीदा ड्रामा या वीडियो या कुछ नहीं लगाए, नहीं खाना नहीं लगा। खाएंगे। इवन बेबीज मैंने देखे हैं ऐसे, 6 मंथ्स का बेबी, वो उसके बगैर खाना नहीं खाएगा, म्यूजिक देखे देखे ये बगैर। हैबिट चेंज होने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया बचा लें मलाइका, तो आपके बेहतर है वक्त अपने का, आप और को। वाकई Thank अपने you। आप को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं, प्यारों को बचाएं, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं और टाइम स्पेंड करें एक दूसरे के साथ। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं कि जो इवेंट्स को एंजॉय ही नहीं करते, मोमेंट्स को एंजॉय ही नहीं करते, बल्कि बस कैप्चर करने के उसके चक्कर अंदर ही में जीते वो हैं। रिलैक्स ही नहीं हो पाते हैं। तो मोमेंट्स को एंजॉय करना सीखें, बजाय के कैप्चर करें। प्रोग्राम में वक्त ब्रेक का, देखते रहे सुनो पाकिस्तान। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, हम अक्सर सुनते हैं कि जी ताकतवर लोग जो हैं, एक चमक दमक है और बड़ी उनकी लाइफस्टाइल है, बड़ी दुनिया है, और उससे इम्प्रेस भी होते हैं। तो आप जानते हैं इसी चमक के पीछे अंधेरे छुपे होते हैं। ऐसा कोई सौदा हो रहा होता है जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं होता, और इंसानियत को बेच डालते हैं ऐसे लोग। और कभी कभी हकीकत किसी
हॉलीवुड हॉरर मूवी जैसी लगती है। और जिस तरह से हम मूवीज़ में देखते हैं ना, भयानक खतरनाक मॉन्स्टर्स जो इंसानों को खा रही हैं, इंसान इंसानों को खा रहे हैं, ऐसी एप्स्टीन फाइल्स की भी रियलिटी है। दस्तावेजात सामने आई, दुनिया में तहलका मच गया, ऐवानों में तहलका मच गया, और बरतानवी शहजादे एंड्रयू जो है उनको अपना इनकलाब वो लकब छोड़ना पड़ा, सॉरी। और डोनाल्ड ट्रंप भी जी सफाइयाँ देने लगे हैं, वो भी कह रहे हैं मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये बहुत ही तहलका खेज इंकशाफात सामने आए। बिल्कुल, सफाइयाँ तो दी जा रही हैं लेकिन वो कहीं पर भी कबूल नहीं हो रही हैं। ये सिर्फ एक जिनसी स्कैंडल ही नहीं है, आपको सिर्फ ये एक जाविये से नजर आ रहा होगा, बल्कि ये कहानी है असल में हवस, पैसे और ताकत के उस गठजोड़ की जिसने मासूम जिंदगियों को ईंधन बनाया। एप्स्टीन की खुफिया दुनिया, जहां जाने वाले बड़े बड़े नाम सालों तक पोशीदा रहे, और जनाब ऐसे ऐसे खुदा के वजूद से इनकारी नाम है। अब किस किस का नाम आप यहाँ पर लेंगे, ऐसे ऐसे बड़े अदीब जिन्हें हम आइडियलाइज करते रहे हैं, शर्मनाक करतूत उनके मंजर आम पर आए हैं। और अब जनाब दुनिया को ये सारा कुछ पता चल रहा है कि ये जो हमें कंट्रोल कर रहे थे, ये किस शैतानी एजेंडे का हिस्सा थे और किस एजेंडे की तकमील ये कर रहे थे। इन तमाम पेचीदा गुत्थियों को सुलझाने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर डॉक्टर प्रोफेसर हुसैन आलम साहब। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोफेसर साहब प्रोग्राम में। प्रोफेसर साहब, ये एप्स्टीन फाइल्स तो लगता है ये कोई फाइल्स नहीं है बल्कि ये पूरी एक लाइब्रेरी है। क्या क्या मजीद इंकशाफात हैं और क्या सिर्फ हमें भी उतना ही सच बताया गया है जितना हम सुन सकते हैं या हजम कर सकते हैं, और बहुत कुछ अभी पसे पर्दा? हाँ, आपने सही कहा है, ये एक बहुत बड़ा प्लंदा है और अभी कोई 25 लाख फाइल्स मौजूद हैं, 30 लाख आई हैं। इसका मतलब है कि इसको बड़े प्रॉपर तरीके से तैयार किया गया, एक एक चीज़ रिकॉर्ड की गई। और अब वो ज़माना है कि आप माइनर सा एक डॉट भी किसी को रिकॉर्ड करके भेजते हैं ना, तो वो भी रहता है रिकॉर्ड में। सही। तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सामने आएंगी और तहलका तो मचता जा रहा है व्हेन एंड वेयर नीडेड की बुनियाद के ऊपर। ऐसा नहीं है कि ये अभी फौरी तौर पे जितना आया है तो क्या उसको कहते हैं ये बात ठप हो जाएगी। जब जहाँ जिसको जितना एक्सपोज करना होगा ये चीज़ें निकलेंगी। और इसके पीछे सिर्फ कहानी सिर्फ सेक्स की नहीं है, सिर्फ पैसों की नहीं है, कहानी सिर्फ सियासत की नहीं है, कहानी है दुनिया भर के उन किरदारों की जो दुनिया चलाते हैं। और उनको चलाने के लिए पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ लोग काम करते हैं। 20-25 साल बाद की प्लानिंग की जाती है, तो यकीनन इसके पीछे भी तो कोई होगा ना। बेशुमार लोग कहते हैं, लोग इसराइल का नाम लेते हैं, लोग बेशुमार लोग इसके पीछे इल्यूमिनाटीज़ का नाम लेते हैं, बेशुमार लोग एप्स्टीन को शैतान करार देते हैं। उससे पूछा भी गया था ये सवाल एक प्रोग्राम में कि क्या आप शैतान हैं, तो उसने उसका कोई जवाब नहीं दिया था। तो अभी बहुत सारे लोग तो इसके ऊपर डिनाई कर रहे हैं, लेकिन नाम बहुत ज़्यादा हैं। आप हु इज़ नॉट, आप ये सवाल करें कौन नहीं। आपके हमसाया मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का नाम इसमें शामिल है, आपके 2 सियासतदानों के नाम भी मीटिंग में शामिल है। ठीक है, तो थ्रेट में भी कहा जा रहा था कि उनको आप समझ लें कि इसके अंदर बहुत कुछ है। और आने वाले टाइम के अंदर जैसे जैसे चीज़ें रिवील होंगी, अभी तो डीक्लासिफाई हुई हैं, इशू नहीं हुई, अभी जब ये इशू होंगी और चीज़ें निकलेंगी तो फिर और ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशंस होंगी। और आने वाले टाइम में प्रोफेसर साहब थोड़ा सा पीछे जाएं ज़रा, हमारे देखने वालों को ये भी समझा दे बड़े आसान तरीके से। वो सोच रहे हैं कि ये फाइल्स आई कहाँ से, ये किस तरह से आई, ज़रा वो भी बताएं कि क्या अदालती कार्रवाई थी जिसके बाद ये फिर जारी की गई। ये ना 2005 में पहली मरतबा रिपोर्ट होता है, शिकायत होती है फ्लोरिडा में कि एक अंडर एज बच्ची की जो मदर है वो कंप्लेन करती है कि मेरी बेटी को मोलेस्ट किया गया है या उसको इस्तेमाल किया गया है। और ये स्टार्ट ऐसे करते थे कि कम उम्र बच्चियों को, जो अंडर एज बच्चियाँ होती थी, उन्हें ये मसाज के नाम पर या मुख्तलिफ मोलेस्टिंग के लिए या मुख्तलिफ चीज़ों के लिए कायल करते थे। और उसके बाद पैसे में ताकत है, आपको पता है। और हमारे जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं वो दुनिया में डील मेकर मशहूर है। मैंने इसके ऊपर पहले भी एक प्रोग्राम किया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। तो वो मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए डील्स होती हैं, तो उसी सिलसिले में इनका नाम भी लिया जाता है। और बहुत सारे लोग भी इसके अंदर शामिल हैं। 2005 के बाद ये शिकायत 2 बार और हुई, फिर 2014-15 में, यहाँ तक कि उनको 2018 में पकड़ लिया गया। और ना सिर्फ उनको सज़ा हुई, उस सज़ा के दौरान ही रिपोर्टेडली कि जी उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली। लेकिन वो बड़ी एक पुरसरार सी बात है
कि वो कहते हैं नहीं, अभी भी प्रोफेसर साहब एक और चीज़ है कि हमने इल्यूमिनाटी से अगर इसको जोड़े ना तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब वो साइन देने लगते हैं, माइकल जैक्सन का कर लें या जिन्होंने थोड़ा अच्छा, सा माइकल कुछ जैक्सन का नाम भी इसमें शामिल है। जी जिन्होंने थोड़ा बहुत बताने की कोशिश की या एक्सपोज करने की कोशिश की तो उनको मार दिया जाता है या उनको गायब कर दिया जाता है। अब वी हैव नो आइडिया कि ये मर गया है या क्या है, कि पीछे क्या सिनेरियो चल रहा है, लेकिन ये कुछ कनेक्शन तो शैतान से जुड़ता है। देखें, ऐसा है कि दुनिया के अंदर बहुत सारे कल्ट्स मौजूद थे और हैं अभी सही। भी। जो अंडरवर्ल्ड है, अभी भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, क्लब्स हैं जो खामोशी से ख़ास लोगों को सर्व करते हैं। तो ये भी एक ऐसा ही एक ग्रोह या कल्ट या ग्रुप था जो ख़ास लोगों को हर तरह की अय्याशी प्रोवाइड करता था, जिसके अंदर मजहबी तौर पे चीज़ों की आप डिनाइल में जाते थे, आप अपने तमाम प्रेशर्स छोड़ के, यहाँ तक कि इंसानी बच्चों को खाना गोश्त उनकी अंतड़ियाँ खाना, गोश्त, बाकी अल्लाह, चीज़ें, अल्लाह, वो माफ़ इतनी गंदगी है कि जब इस तरह के लोग जब सामने आते हैं तो वो कहते हैं कि हम तमाम चीज़ों को डिनाई करके, अपने तमाम प्रेशर्स छोड़ के यहाँ प्योरली अपनी जो हैवानियत या जो ये हैवानी जबिलत है उसको सेटिस्फाई करने के लिए आते हैं। तो डार्क वेब्स भी यही हैं और इसी तरह दुनिया के अंदर बहुत सारे कल्ट्स हैं। अगर आप इल्यूमिनाटीज़ की नाम लें तो एक पुरस्रार दुनिया है जो ऐसे काम करवाती है, ठीक है। तो ये तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुलती जा रही हैं। प्रोफेसर साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए सोशल मीडिया पे बहुत सारी फेक चीज़ें भी चल रही हैं इससे रिलेटेड, अगर हम देखें तो ज़रा ये भी बता दें कि कौन सी आपकी नज़र से गुजरी जो आपको लगता है कि ये फेक है और कौन सी उसमें जेन्युइन है, और उसके साथ साथ आप ये भी बताएं कि इस बात में कितनी हकीकत है कि ये कुछ ऐसा भी चाह रहे थे एप्स्टीन भी और इस तरह का जो कल्ट में लोग शामिल थे कि ये इमोर्टल हो जाएं किसी ना किसी तरीके से। देखिए, ये ख्वाहिश तो हमेशा से रहती है कि अगर मेरे पास बहुत पैसा है, जी, आप एलोन मस्क की बात कर लें तो वो कहते हैं कि मैं अपना दिमाग और अपनी सारी चीज़ें किसी नई बॉडी में ट्रांसफ़र कर लूँ, ठीक है। इसी तरह बेशुमार लोग जो पैसे वाले हैं उनकी कोशिश होती है वो कुछ ऐसा करें जो बाकी की दुनिया से मुख्तलिफ हो। जब आपके पास पैसे की बहुतात हो जाती है तो फिर वो निकलता इसी तरफ है और आप अपनी उन ख्वाहिशात की तकमील की तरफ निकल जाते हैं जो आपको कहीं खुदा से थोड़ा नीचे अपने आप को समझाने की बात है कि जी हम अपने आप को खुदा से ही बस नीचे समझते हैं, और कुछ लोग तो शायद ज़मीनी खुदा समझते हैं अपने आप को। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं और इसके अंदर सिर्फ कल्ट्स नहीं हैं बल्कि बहुत सारी हुकूमतों की बुनियादें भी हैं, बहुत सारे सियासतदानों की सियासत भी है। ये बात कर रहे हैं तो फिर ये किसके, जेफरी एप्स्टीन किसके पेरोल पे था? अब मैं ये समझता हूँ, जो मेरी ज़ाती राय है, मैं ये समझता हूँ कि जो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट है जी, उसने कहीं ना कहीं कंट्रोल करना है डोनाल्ड ट्रंप को भी, क्योंकि वो जिस तरह के स्टेप ले रहा है कहीं ना कहीं उसको बैक स्टेप पे रखने के लिए, आप देखें वो सफाइयां दे रहा है, वो मान नहीं रहा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया, ठीक है। और अब वो कहता है कि इसको डिस्कस ही ना किया जाए इसके ऊपर, हालांकि ये उसके अपने ऑर्डर्स के तहत इसको जो है वो रिलीज किया गया और उसने इलेक्शन के ऊपर ये कहा था कि जी पिछले प्रेसिडेंट ने ये एक बहुत बड़ी साजिश है। अब वो कह रहा है कि ये सिर्फ हवाई सी बात है, इट्स अ हॉक्स। और जब उनके ये एप्स्टीन के घर पे छापा मारा गया है, बड़ी सीडीज मिली हैं, बहुत कुछ मिला है, इतना कंटेंट है कि ख़त्म नहीं होगा और इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इस तरह की बातें आ रही हैं। और अगर ऐसा ना भी हो प्रोफेसर साहब, तो पिक्चर्स क्यों हैं उनकी साथ, क्यों है लिंक ही क्यों है ऐसे इंसान के साथ जो इस तरह के काम कर रहा है? देखें, अभी आप रिसेंटली अगर बात करें तो बहुत सारे जो ग्रुप्स, कल्ट्स या पार्टीज़ होती हैं, अगर आप बहुत बड़ी क्लास में जाएं तो ये एक सियासी रिश्वत के तौर पे लोगों को दी जाती हैं। मसलन मैं मोदी की बात करूंगा कि वो जब इज़राइल गया तो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि तुम ये करोगे इस पार्टी में तो तुम्हारा काम हो जाएगा। मैंने पढ़ा उसके ऊपर। अच्छा, तो वो गया और वहाँ वो बाकायदा नचवाया उन्होंने मोदी को। ठीक है। और अभी इंडियन पार्लियामेंट में ये बात हो रही है कि जी आप इन 3 सवालों के जवाब दें ना, आप अपना ताल्लुक वाजे करें, और उसके ऊपर मोदी के पास कोई जवाब नहीं है। तो दुनिया में अपने काम करवाने के लिए बड़े बड़े लोगों को ये पार्टियां थ्रू की जाती हैं, ऑफर की जाती है। रिश्वत सिर्फ पैसे की नहीं होती,
रिश्वत जिन्स की है, रिश्वत छोटी उम्र की खवातीन या बच्चियों के साथ इस तरह की चीज़ें और ऐसी या एक्टिविटीज़ इनका हैं कि ये आप कोई families कॉन्सेप्ट भी था कि हमेशा यंग रहें तो बच्चों का गोश्त खाएं, आगे ताउम्र रहने वाली भी कुछ जी ना कुछ एग्जैक्टली research चीज़ इनकी ये होती वो हैं। चीज़ें हैं कि जो काम दूसरों ने नहीं किया उस इवन उसके अंदर खाना काबा का गिलाफ इन्होंने मंगवाया और उसके ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी मौजूद हैं जो ये बताती हैं कि हम शायद आम दुनिया से अलग हैं। अच्छा ये चले अगर अपने एक ग्रुप तक महदूद रहें तो चले वो तो समझ आती है बात, लेकिन ये अपने नज़रियात की, अपनी सोच की, अपने अकायद की तरवीज किस तरह से करते हैं। मतलब बड़े बड़े जो आप कह लें दानिश्वर, अदीब, नॉम चॉम्स्की जैसे लोगों का नाम, और इसके अलावा ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो खुदा के वजूद से इनकार करते हैं, उसके हक में दलीलें देते हैं, उनका भी जिक्र होना यहाँ पर ज़रूरी है कि आप किस तरह खुदा की नफ़ी में दलीलें दे रहे हैं। आपकी तो अपनी जब तन्हाइयों के किस्से खुले हैं तो अब मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलती कहीं। बात यह है कि ये एहसास की बात है, अगर आप मानते ही नहीं उस चीज़ को तो फिर आपकी जितनी मर्जी चाहे बदनामी हो जाए, हाँ ये एक प्रेशर ज़रूर डेवलप होता है और आइंदा आने वाली जो टाइम में सियासत है उसके अंदर भी अमेरिकन सोसाइटी जो है मे बी उसको माफ़ कर दे। जैसे बिल क्लिंटन का नाम भी इसके अंदर शामिल है, कितने बड़े नाम है, या बिल गेट्स का नाम इसके अंदर शामिल है, या इसके अंदर आप नोम चॉम्स्की की बात कर रहे हैं, या आप एक बरतानवी शहजादे की बात करते हैं, एंड्रयू, ठीक है, एंड्रयू की। तो बेशुमार लोग हैं कि वो इसको उस टाइम पे तो एंजॉय कर लेते हैं लेकिन उसको फिर इसकी प्राइस देनी पड़ती है। तो ये प्राइस आने वाले टाइम के अंदर वक्त, हालात और कंटेंट तय करेगा। बेशक आप बहुत सारी जगहों के ऊपर बहुत सारे लोग डील्स कर लें, अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऊपर बहुत सारे इल्जामात लगे, उन्होंने डील्स कर ली और खामोश करवा दिया, लेकिन सारी जगहों पे ऐसा नहीं होता और अमेरिकन सोसाइटी और दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं वो सवाल उठाते हैं। और तभी प्रोफेसर साहब ये इसराइल और अमेरिका देखें गठजोड़ है, ये कहीं ना कहीं वो बेशक मंजर आम पर आते हैं, हम जी जंगों के हामी नहीं हैं, हम पुरअमन माहौल चाहते हैं, लेकिन आप सारे कनेक्शन जोड़े तो वो जुड़ते इनके साथ ही हैं। डोनाल्ड ट्रंप जुड़ते हैं इनके साथ। आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा जो बिजनेस है वो किस चीज़ का है? वो हथियारों का बिजनेस, हथियारों का बिजनेस। और वो कब बिकता है? जब अब मुख्तलिफ मुल्क लड़ते हैं। तो ये बताने के लिए काफ़ी है। और अभी बेशुमार लोग ये भी कहते हैं कि ये सारी इसराइली इस्टेब्लिशमेंट की एक रची हुई साजिश है जिसके अंदर मुख्तलिफ लोगों से अपनी मर्जी के काम करवाए जाते हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसकी बात जी, होती है। लेकिन अमेरिका चाह के भी इसराइल के खिलाफ कोई फैसला नहीं कर सकता, उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं चलता, और फिर अगर कोई प्रेसिडेंट ये सोचे तो फिर उसको फारिग भी करवा दिया जाता है। आपको पता है कि दुनिया में जितनी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, जितने क्या उसको कहते हैं मीडिया हाउसेज हैं बड़े, उन सारों के पीछे ज्यूइश लॉबी या ज़ायनिस्ट लोग हैं। मैं जुडाइज़म के मानने वालों की बात नहीं कर रहा जी, मैं ज़ायनिस्ट की बात कर रहा हूँ, जो सेहूनी लॉबी है जो कहती है कि हमारी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है जो पूरी दुनिया को अपने कब्जे में देखना चाहती है। जैसे आपने इल्यूमिनाटी का नाम लिया, बॉडी ऑफ 300 की भी बात करें तो वो पूरी दुनिया के रिसोर्सेज के ऊपर अपने आप को देखते हैं। तभी तो उन्होंने कहा हमारा आखिरी टारगेट तुर्की है, मतलब इस्लामी ममालिक को वो तो टारगेट कर रहे हैं। Exactly. उनका मकसद तो ही ये तो उन लोगों को चाहिए ना कि जो इनकी पार्टियों में जाते थे या जाते हैं या जिनके नाम आए हैं, आगे ये जैसे जैसे चीज़ें खुलेंगी जिसको जितना कंट्रोल करना है वो करेंगे और मौके के मुताबिक जब वो रिलीज करते हैं फिर वो कहते हैं कि नहीं तो नेक्स्ट फाइल भी आ जाएगी अगर ब्लैकमेलिंग होती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता सामने तो आ जाती हैं, फिर उसके असरात आपको वक्त डिसाइड करता है कि क्या आएंगे। बिल्कुल वक्त ही डिसाइड करता है, और बहुत सारी अभी फाइल्स जो हैं वो आना बाकी हैं, 25,000 अभी भी बाकी हैं। हाँ जी, 25 लाख 30 लाख आ चुकी हैं और 25 लाख आना बाकी हैं। और इसके अंदर ये एक डर है कि हो सकता है ये डीक्लासिफाई होने के बाद वो दी गई हैं जिसके अंदर किसी का जुर्म साबित नहीं। अगर किसी की कोई वीडियो ऐसी आ जाती है मैं तो फिर वो देखे ना, उसका में इब्तदाइये में बात की थी कि हो सकता है आपको सिर्फ उतना बताया गया हो जितना आप सुन सके, सह सके। लेकिन जो हम वैसे वीडियोस देख रहे हैं, बच्चों की वीडियोस देख रहे हैं, उस आइलैंड की वीडियोस देख रहे हैं, वो चीजें मौजूद तो हैं बाकायदा तौर पर। बात ये है कि अमेरिकन इंटेलिजेंस कहाँ थी, इंटेलिजेंस कहाँ थी, बात ये है कि उन सारी टेक्नोलॉजी उनके पास है, क्या वो सोए हुए थे? जी ऐसा नहीं है।
मैंने आपको बताया है ना कि इसके पीछे बहुत सारी ऐसी और चीजें हैं कि लास्टली ये प्रोफेसर साहब रिकॉर्डेड। एक ये भी रियलिटी है, प्रोडक्ट्स इनकी हैं, मैन्युफैक्चरिंग इनकी है, ये जो चाहे लिख देते हैं वही चाहे बेच देते हैं, वो फिर बीमारियां लगाते हैं और फिर दवाइयां भी बेचते हैं, दवाइयां भी बेचते फिर हैं। उनके पास ही मतलब हम इस सर्कल में अब घूम के फंस चुके हैं, ये हम चाह के भी शायद निकल नहीं सकते। हाँ, इसके निकलने के 2-3 तरीके हैं। एक तो ये कि आप टेक्नोलॉजी वाइज, नॉलेज वाइज आगे जाएं, और दूसरा ये कि आप अपनी लिमिट्स को कभी ना भूलें। Yes. मैं दुनिया में कहीं पे भी जाता हूँ, इतने सारे मुल्कों में गया हूँ, मुझे ये पता है कि ये मेरी लिमिट्स हैं, ये सेफ लिमिट्स हैं। इससे बाहर अगर मैं निकलूंगा तो मुझे इसके लिए जवाबदेह होना तन्हाइयां भी पड़ेगा। पाक होनी चाहिए। Yes. ये सबसे तो इम्पोर्टेंट है। बात ये है कि अगर आप अपने आप को समझते हैं ना कि आप एक कंट्रोल से बाहर हैं, तो वो फिर जंगल का कानून है, वो जंगल में होता है, महजब दुनिया के अंदर नहीं। लेकिन इस महजब दुनिया के अंदर जितने लोग महजब अपने आप को बताते हैं, उनका भी असल रूप और आपने देख लिया। इंसानी जो कहते हैं ना, अदालतें यहाँ पे इंसाफ की अदालतें इन्होंने इन्होंने चलानी, इंसाफ इन्होंने देना, और हम कहते हैं आलमी तौर पर इंसाफ कहाँ से मिलेगा, इनसे मिलेगा, और ये तो इंसाफ कर ही नहीं रहे हैं। और दूसरा ये प्रोफेसर साहब ये चीज़ थी कि ये भी कहा जा रहा था कि वहाँ तो हर चीज़ ओपनली हो सकती है, ऐसा कल्चर है वहाँ पे, तो कंसेंट के साथ कर सकते थे, लेकिन ये रेप करते थे बच्चियों का। अच्छा, ऐसा है कि उसके ऊपर या तो बाद में डील कर ली जाती है, या पहले भी पैसे और गिफ्ट्स, और उसके अंदर ये भी है कि बहुत सारी जो नौजवान लड़कियां थी उनको उनकी फ़ी के लालच, और या जिन लोगों ने शिकायत की फिर उन्होंने फिर भुगता भी, उनके ऊपर केसेस बन गए। उन जाहिर है हर शख्स की ज़िंदगी के अंदर बड़े कुछ ना प्रोफेसर कुछ साहब इसके दर्दनाक पहलू हैं, इस जी। पे मजीद भी कोई सेशन करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, आपके वक्त का, और बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपने पास ऑन भी की है। अभी जनाब बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। आज 11 फरवरी है और दुनिया भर में साइंस में ख़वातीन और लड़कियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और ये दिन हमें याद दिलाता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी में ख़वातीन की हिस्सेदारी सिर्फ नुमाइंदगी नहीं है बल्कि तरक्की और जिद्दत की ज़मानत है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस दिन का ऐलान ख़वातीन और लड़कियों की मुकम्मल शमूलियत, जिनसी बराबरी और बाइख्तियार बनाने के मकसद के लिए किया है। पाकिस्तान में भी ख़वातीन साइंसदान हर शोबे में अपनी मेहनत और काबिलियत से नुमाया मकाम हासिल कर रही हैं, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, नेचुरल साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, या समाजी और इंसानी उलूम। आज हम देखेंगे कि ख़वातीन और लड़कियां किस तरह साइंस के शोबे में मुल्क और दुनिया का नाम रोशन कर रही हैं। खला, जहां ज़मीन से हज़ारों मील दूर इंसान जदीद टेक्नोलॉजी के सहारे अपने मिशन जो है वो सरअंजाम देता है, मगर एक बुनियादी सवाल हमेशा मौजूद रहता है कि अगर खला में किसी खलाबाज की तबीयत नासाज हो जाए तो फ़ौरी तिब्बी इमदाद कैसे फ़राहम की जाए। नासा के खलानूर सुनीता विलियम्स और उनके साथी तवील क़याम के बाद ज़मीन पर वापस लौटे, और इस दौरान ये सवाल आलमी सतह पर ज़ेर बहस रहा कि तवील खलाई मिशंस में इंसानी सेहत की निगरानी किस हद तक मुमकिन है, और इस चैलेंज के हल की एक उम्मीद पाकिस्तान से सामने आई। पाकिस्तान की एक बासलाहियत तालिबा अलविया बतूल ने मसनूई ज़हानत की मदद से एक ऐसा AI बोर्ड तैयार किया जो खलाबाजों की जिस्मानी और ज़हनी सेहत की मुसलसल मॉनिटरिंग करता है। और ये बोर्ड अहम अगर हम देखें तो बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स का तज्जिया भी करता रहता है, मुमकिन ख़तरात की पेश की निशानदही करता है और रहनुमाई भी फराहम करता है, वो भी ऐसे माहौल में जहाँ फौरी तिब्बी सहूलियात मुयस्सर नहीं होती हैं। तो हमारे साथ मौजूद है यंग एंड टैलेंटेड स्टूडेंट अलविया बतूल। अलविया, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि खलाबाजों की सेहत के लिए AI बोर्ड बनाने का ये बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है, ये आया किस तरह से आपको, और क्या किसी ख़ास खलाई मिशन या तहकीक ने आपको मुतासर किया ये करने के लिए? मेरे जो सफ़र का आगाज़ है वो हुआ था जब मैंने उनके प्रोग्राम 6 मंथ का उनका प्रोग्राम तो उसमें अप्लाई किया, तो उन्होंने मुझे एक रिसर्च टॉपिक दिया था कि आपने इसके ऊपर रिसर्च करनी है। उसके साथ उन्होंने मुझे एक टीम में ऐड किया जिसमें मेरे पास सुपरवाइज़र US से थे और बाकी टीम मेंबर्स पोलैंड, ब्राज़ील और टर्की से थे। तो उनके साथ मिलकर मैंने ये प्रोजेक्ट मुकम्मल किया। तो इसकी ऐसे मेरी तरफ से मोटिवेशन नहीं थी, बट जो कंपनी थी उन्होंने मुझे ये प्रोजेक्ट दिया था और फिर मैंने इसको हमने मिलकर इसको एग्जीक्यूट किया। ज़बरदस्त। अच्छा अलविया, हमें कुछ बताएगा इस AI बोर्ड की बुनियादी खसूसियात क्या हैं, और ये खला में मौजूद जो खलाबाज हैं उनकी सेहत किस तरह से मॉनिटर करता है?
जब भी आप कोई भी एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाता है तो उनको डिफरेंट तरीके के मसाइल दरपेश आते हैं। जैसे एक टर्म यूज़ होती है इन नासा के बर्ड लेग्स, जैसे मुर्गी की टांगे, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी मौजूद नहीं है तो आपकी जितना भी बॉडी के लोअर बॉडी में जितना फ्लूइड है वो आपके ऊपर बॉडी में शिफ्ट हो जाता है। तो उसको एक आपकी जो टांगे वो बहुत पतली थिन हो जाती हैं और आपके बोन्स बहुत छोटी और पट्टे आपके छोटे हो जाते हैं। इस तरह के मसाइल आपको आते हैं। तो जब कोई भी एस्ट्रोनॉट इस तरह का मसला फेस करता है तो वो अपनी जो क्वेरी, अपना जो इशू है जो वो फेस कर रहा है, उसको अपने इस चैटबॉट में इनपुट करता है, अपना क्वेश्चन लिखता है और मेडिकेशन पूछता है। तो वो उसकी मसले के मुताबिक मेडिकेशन प्रोवाइड करता है जो आप स्पेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। और डिफरेंट और मसाइल है, जैसे आपका जो दिल का साइज है वो छोटा हो जाता है, क्योंकि जब इंसान जमीन पे होता है तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट आपके हार्ट को पंप करके ब्लड बॉडी में देना होता है। लेकिन स्पेस में ग्रेविटी चूंकि नहीं है तो हार्ट को भी लगता है कि अब मुझे अडेप्ट करने, क्योंकि अब मुझे ग्रेविटी की जरूरत नहीं है और मैंने आराम से ब्लड पंप करने के लिए बहुत फोर्स की जरूरत नहीं, जिसकी वजह से आपका हार्ट बहुत छोटा हो जाता है। तो इस तरह के मसाइल की वजह से आपका जो आपको चक्कर आने लगते हैं, आप नॉशियस हो जाते हैं, आपको नौजिया होता है। तो इस तरह के मसाइल जब आप उस मॉडल से पूछेंगे तो वो आपको उसके मुताबिक मेडिकेशन प्रोवाइड करें। ज़बरदस्त। अच्छा अलविया, अगर हम टेक्निकली देखें तो आपने इस प्रोजेक्ट के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, एआई मॉडल्स या डेटा सोर्सेज इस्तेमाल किए हैं? तो जो डिफरेंट एआई मॉडल्स है वो है ओपन एआई का GPT-4 और मेटा लामा का 270B लामा का मॉडल, और साथ कुछ ट्रांसफॉर्मर्स जैसे सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर्स हैं, और नेडिवा का बायोमेगाट्रॉन मॉडल्स हैं, और बाकी सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर्स जैसे टेक्स्ट एम्बेडिंग मॉडल्स हैं, उनको यूज़ करके, और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा ये भी बताइएगा, क्या ये जो सिस्टम है ये सिर्फ बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स तक महदूद है सॉरी, या ज़हनी दबाव, तन्हाई और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जैसे पहलुओं का भी कोई तज्जिया कर सकता है? जो जिस बुक में इसको फिलहाल ट्रेन किया हुआ है वो सिर्फ ह्यूमन की जो फिजियोलॉजिकल इश्यूज है, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया सर में दर्द या हार्ट के इश्यूज या नर्वस सिस्टम के इश्यूज, इस पे फोकस्ड है। वो स्पेसिफिकली जहनी दबाव वाले टॉपिक्स पे और डिप्रेशन के टॉपिक्स पे भी ट्रेन नहीं हुआ हुआ। तो अगर हम उसको उन वाले डॉक्यूमेंट्स पे ट्रेन करें कि जिनमें जहनी दबाव और डिप्रेशन के मसाइल, इस तरह के साइकोलॉजिकल इश्यूज मौजूद हैं, तो तब वो उस पर भी जवाब देगा अगर उसको उस पर ट्रेन किया जाए। अच्छा अलविया, हमें ये भी बता दें कि जब आपने ये प्रोजेक्ट इंटरनेशनली प्रेजेंट किया तो जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इससे रेलिवेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका क्या रद्द अमल था इस पर? वो आपको पता है अमेरिकन कल्चर में जब भी वो किसी को देखते हैं, किसी का रिसर्च सुनते हैं, तो पहले वो हर एक चीज़ को कहेंगे अमेजिंग, दिस इज़ ग्रेट, और आपकी गलती वो बाद में निकालते हैं। तो मेरे साथ भी उनको बहुत हैरान हो रहे थे कि आप एक तो पाकिस्तान से आई हैं और आपने ये काम किया है, और जो डिफरेंट लोगों ने ना इस तरह का ही काम किया हुआ था, लेकिन डिफरेंट मॉडल्स यूज़ किए हुए थे, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ की हुई थी। और जब मैंने अपना जो रिसर्च है वो माइकल बैरेट जो नासा के एस्ट्रोनॉट है उनके सामने प्रेजेंट किया, क्योंकि वो फर्स्ट एंड यूज़र है और सबसे पहले लाइक ही इज़ एन एस्ट्रोनॉट जो मेरे रिसर्च से मुस्तफीज़ हो सकते हैं। तो मैं चाहती थी कि मैं उनसे उनका फीडबैक लूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से आप अपनी रिसर्च को फर्दर बेहतर बना सकती हो, इसमें कौन कौन से मॉड्यूल्स और कौन कौन से पार्ट्स ऐड करके इसको और बेहतर कर सकती हैं। और मेरे साथ हार्वर्ड के स्टूडेंट्स ने भी प्रेजेंटेशन दी थी, MIT के स्टूडेंट्स और US एयरफोर्स और US आर्मी से लोग थे, और किंग्स कॉलेज लंदन। तो इस तरह के जितने भी प्रोफेसर्स मेरे साथ मौजूद थे, यानी आई वाज द स्टूडेंट और मेरे साथ कुछ अंडर ग्रेजुएट्स भी थे, कुछ प्रोफेसर्स थे, कुछ पोस्ट डॉक्स थे। तो उस सेशन में मैंने प्रेजेंट किया। वाह ज़बरदस्त अलविया, बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं, कीप डूइंग द गुड जॉब। और वाकई सुनकर बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि ख़वातीन हर मैदान में आगे हैं और अब खला तक भी पहुँच चुकी हैं, और इतने बड़ी बड़ी इजादात जो खला में जाते हैं उनको भी उनकी वेलबींग का भी ख्याल रखते हैं कि जनाब, और इतना सोचना ये बड़ी बात है। आप बताएं माहम, आप दूसरों का ख्याल रखती हैं, खराटे तो नहीं लेती? टेक्नोलॉजी से आपने जंप किया खराटों में। ये भी टेक्नोलॉजी है, ये भी बड़े मसले पैदा कर देती है। आप बताएं आप। हद हो गई। नहीं भाई, मुझे कोई खराटे नहीं आते, ऐसी कोई परेशानी का सामना नहीं है मुझे। हम आपकी मदद से भी पूछ सकते हैं, देख लें हम।
वो सब मदर खराटे लेती हूँ मैं इस चीज़ का शिकार हूँ। तो जनाब देखा आपने, ये बात जो है ये मजाक में चली जाती है और मजाक में ही कहा जाता है कि भाई फला तो इतने ऊंचे खराटे लेता है कि पूरा मोहल्ला जाग जाए, और उसे गहरी नींद की निशानी भी कोई लोग समझते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये ऊंची आवाज़ें दरअसल आपके जिस्म की पुकार हैं कि मुझे बचाओ। माहिरीन ने अब एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी बजा दी है। खराटे लेना महज एक आदत नहीं है, बल्कि ये एक संगीन बीमारी की अलामत भी हो सकती है, जहां नींद के दौरान बार बार आपका सांस रुक जाता है, आपके जिस्म को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है। बिल्कुल, और उज़ैर ने तो डरा ही दिया, बड़ा ख़तरनाक काम है भाई खराटे लेना। और ये सूरत हाल हम देखते हैं कि दिल के दौरे और फॉलेज का रास्ता जो है वो हमवार करती है, और जब ऑक्सीजन कम होती है ना तो दिल को खून पंप करने के लिए ज़रूरत होती है, उस पर ज़्यादा ज़ोर पड़ता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो शूट कर जाता है। और सिर्फ यही नहीं है, खराटों से पैदा होने वाला जो तनाव है वो आपके इंसुलिन के निज़ाम को भी ख़राब कर देता है, जिससे शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो अगर आप या आपका कोई प्यारा बहुत ऊंचे खराटे लेता है और दिन भर थका होता है तो उसे मामूली ना समझें, ये डॉक्टर के पास जाने का वक्त हो गया है। तो ज़रूर ख्याल रखें और ये ना करें कि आप इग्नोर कर रहे हैं, सारा दिन काम कर रहे हैं, थके हुए हैं, रात को सोएं और आप खराटे ले रहे हैं, तो आप मजाक में ये बात नहीं टाल सकते। इतनी खतरनाक खबर सुनाई है कि मेरी तो बाईं आंख जो है ना फड़कना शुरू हो गई। तो इसी से जनाब इसी से मिलती जुलती देखें, एक रोलर कोस्टर राइड है हमारी, लेकिन कनेक्टेड है ट्रैक पे। मैं आपको बता दूं कि क्या आप भी उन लोगों में शामिल हैं। आप इस बात को जरा देखें, गौर करें, एनालाइज करें, जो बाईं आंख के फड़कने को किसी बदकिस्मती या तवाहम परस्ती से जोड़ते हैं। तो अब आप अपनी सोच को बदलें, क्योंकि मेडिकल साइंस इसे अगर देखा जाए मायोकीमिया का नाम देती है। आंख का फड़कना दरअसल आपकी आंखों के जो मसल्स हैं उनकी शदीद फटीग का एक खामोश एहतजाज है। ख़ास तौर पर वो लोग जो घंटों लैपटॉप या मोबाइल स्क्रीन पर नजरें जमाए रखते हैं, उनकी आंखें ड्राई हो जाती हैं और उनके जो मसल्स हैं आंखों के, वो बेकाबू होकर हरकत करने लगते हैं जी। यानी ये आपके काबू में ही नहीं रहते आपके मसल्स। और अच्छी खबर ये कि इसके लिए आपको किसी महंगी दवा या डॉक्टर के क्लिनिक पर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका हल आपके अपने हाथों में छुपा है, जिसे हम आई योगा कहते हैं। और ये भी वही बात है कि आप इग्नोर ना करें छोटी मोटी चीज़, ये भी मेडिकल कोई कंडीशन होती है, आपने ऐसी कर दिया ये बाईं आंख फड़क रही है तो क्या होना है, ये सब चीज़ें नहीं होती, कोई मेडिकल कंडीशन होती है। आई योगा के हवाले से बता देती हूँ, बहुत ही सादा है, इसके नताइज इतने ही हैरान कुन है, बहुत सादा है। और आपको सिर्फ जी 5 मिनट निकालने अपनी ज़िंदगी में, अपने पूरे दिन में, अपनी हथेलियों को रगड़ कर जो आंखें हैं ना, आंखों पर रखना है। आपने हथेलियों को रगड़ा और आंखों पे रखा और 15 सेकंड के लिए तेज़ी से आपने पलकें झपकानी है, या 20-20-20 का वो जो उसूल होता है ना, उस पर आप अमल दरामद करें। यानी हर 20 मिनट बाद 20 फीट और किसी चीज़ को आपने 20 सेकंड तक देखना है। ये मशकें आप, ये जो एक्सरसाइज है ना सिर्फ आपकी आंखों की थकन ख़त्म करेगी, बल्कि उन्हें रोशन और पिक फ्री भी बना देगी। तो माहिरीन जी कहते हैं जी, मैग्नीशियम वाली ग़िज़ा जैसे कि बादाम और पानी के ज़्यादा इस्तेमाल का भी मशवरा देते हैं इसमें। तो अगली बार जब आप की आंख फड़के ना, तो आपने घबराना नहीं है और आपने ये नहीं सोचना कि कुछ अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है, बल्कि सेल्फ केयर करनी है। रूटीन आपने ऐसी रखनी है जिसमें आप अपनी आंखों को दुरुस्त भी रखें, सुकून भी पाएँ और बनता भी है। बिल्कुल जी, ये आपने सारी चीज़ें करनी है, लेकिन इस एक चीज़ का ध्यान आप रखें, वो साइंस नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि किसी अजनबी के सामने आपने ऐसे नहीं करना, वरना वो तासुर जाएगा कि पता नहीं आप आंखें मार रहे हैं या कोई इस तरह के आप काम करें, क्योंकि बंदा थोड़ा सा ऑड भी लग रहा होगा इस सिचुएशन के अंदर ना। तो आप ये तब करें जब आप अपने फिर तो यही हो सकता है, कंफर्ट जोन के अंदर लड़ी बदो-बदी मौका मिले कदी कदी मौका मिले ना मिले, लामा मिल जाए। ब्रेक पे चलते हैं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। आज कल हम देखते हैं जैसे ही इंस्टाग्राम खोलें या यूट्यूब खोलें तो हर दूसरा इन्फ्लुएंसर हाथ में हरे रंग का जूस लिए बैठा होता है। माशा, दिस इज कॉल्ड माशा। तो अगर बड़ी परेशानी वाली बात भी है वैसे कि ऐसा क्यों हो रहा है, और ये भी होता है कि डिटॉक्स वाटर का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि जिस्म का जो डिटॉक्स ना किया तो फिर क्या जिया फिर क्या जिया, जहर का घर बन जाता है जिस्म। अक्सर ऐसे भी होता है, आप जो ग़िज़ाएँ खा रहे होते हैं तो उसको डिटॉक्स करने की ज़रूरत होती है। लोग अपनी सुस्ती, मोटापे और थकन का इलाज इन महंगे पाउडर्स और मशरूबात में ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या ये हमारे जिस्म के लिए वाकई इतने फ़ायदेमंद हैं, या वाकई ये सफाई करते हैं, उस तरह से डिटॉक्स करते भी हैं, या बस एक ट्रेंड है और फैशन है और इस लाइफस्टाइल को फॉलो करना है आपने?
आजकल बॉडी डिटॉक्स एक ऐसी टर्म बन चुकी है जिसने साइंस से ज़्यादा मार्केट में जगह बनाई है। हम ये भूल जाते हैं कि कुदरत ने हमारे अंदर मतलब आप देख लें लिवर हो, किडनीज हो आपकी, इसमें बड़े हैवी ड्यूटी फिल्टर्स लगा रखे हैं जो 24 घंटे नॉन स्टॉप काम करते हैं। तो फिर ये डिटॉक्स की ज़रूरत का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, क्यों ये पड़ती है और क्या ये सिर्फ एक फैंसी लाइफस्टाइल का हिस्सा है? ये जान लेते हैं। हमारे ग़िज़ाइयत डॉक्टर तहरीम शकील ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर तहरीम, वेलकम पाकिस्तान। पहले तो हमें ये बताएं कि बॉडी डिटॉक्स बेसिकली है क्या? क्या वाकई इंसानी जिस्म में ऐसे जहरीले मादे जमा हो जाते हैं जिन्हें निकालने के लिए बॉडी जो है वो बेबस हो जाती है और फिर हमें बाहर से मदद लेना पड़ती है? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। और मैं आपको बताती हूँ कि डिटॉक्स वाटर बेसिकली है क्या। डिटॉक्स वाटर बेसिकली ऐसा पानी है जिसमें हम कुछ फल या सब्जियाँ उसके अंदर इन्फ्यूज़ करते हैं, जैसे कि इसमें कॉमनली लेमन, कोकम्बर, इसके अलावा मिंट, ठीक है, जिंजर यानी कि अदरक हम उसमें ऐड करके, मोस्टली यही चीज़ें होती हैं इसमें। हम उस पानी को ओवरनाइट या कुछ आवर्स के लिए हम रख देते हैं और फिर हम उस पूरा दिन उस पानी को पीते रहते हैं। और उसके लिए ये माना जाता है कि वो पानी जो है वो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव करेगा, ठीक है। आपकी वो जो उन फलों में या उन हर्ब्स में जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं वो उस पानी के अंदर चले जाएंगे और वो फिर आप जब पिएंगे तो आपकी बॉडी से वो सारी जो भी टॉक्सिन्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये माना जाता है डिटॉक्स वाटर का और इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो चुका है आजकल। तो उसकी वजह ये है कि एक तो हमारे यहाँ जो हमारा लाइफस्टाइल है, जैसे कि आपने बात की है अभी, कि लाइफस्टाइल बहुत ख़राब हो चुका है। तो उस लाइफस्टाइल की वजह से वो हम लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं कि हम लाइफस्टाइल चेंज नहीं करना चाहते। हम बस देखते हैं, इधर देखते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, तो वो इस तरह की प्रोडक्ट्स को या इस तरह डिटॉक्स वाटर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, ठीक है। डिटॉक्स वाटर एक उसका कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट उस तरह से हमारी बॉडी में नहीं होता, लेकिन उसकी जो है ना आपकी जो भी इतना ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं होता जिसका वो हम माना जाता है कि वो आप वावेला करते हैं कि वो जो है आपकी बॉडी से सारा टॉक्सिन्स रिमूव कर देगा, आपको वेट लॉस में हेल्प करेगा, ठीक है। आपकी इसमें बेसिकली फ़ायदे हैं उसके, वो आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। लेकिन तहरीम ये इसी तरह से है कि आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा नहीं कर रहे, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप जनाब हरकत करने पे यकीन नहीं रखते, और लेकिन आप मिसाल उसको कंपेयर हम इसी तरह कर सकते हैं कि सारा जनाब आप मीठा खा के, स्वीट डिशेस खा के, डिज़र्ट खा के आप कहें कि मैं चाय जो है फीकी पीऊँगा। एग्जैक्टली यही वजह है कि मतलब वो कहते हैं कि हम जंक फूड भी खाएं, अपना लाइफस्टाइल हमने चेंज नहीं करना, हमने अपनी नींद नहीं पूरी करनी, हमने उठ के कोई वॉक या एक्सरसाइज नहीं करनी, बस हम ऐसा हमें कोई शॉर्टकट मिल जाए, ठीक है, डिटॉक्स वाटर की शक्ल में, तो वो हम जो है ना वो करें और हमारा वज़न भी कम हो, हमारी स्किन भी अच्छी हो, हमारे जो भी इश्यूज़ हैं हेल्थ के वो हमारे ठीक हो जाए। अच्छा तहरीम, ये तो होता ही है, लेकिन कुछ इस तरह के भी मैंने केसेस देखे हैं जो उठते साथ ही मॉर्निंग में डिटॉक्स वाटर पीते हैं, लाइक खाली पेट पी लेना, अभी आपने कुछ खाया भी नहीं है, उसको हजम भी नहीं करने वाली कोई कंडीशन है, इस तरह की चीज़ें कितनी नुकसान देती हैं? देखिए, अब खाली पेट पानी पीना इससे कोई नुकसान नहीं होता ऐसे, ठीक है, लेकिन हाँ अगर आपने उसमें लेमन ऐड किया हुआ है या ऐसे आपको कोई डाइजेशन का प्रॉब्लम है जिससे आप एसिडिटी आपको हो सकती है, वो आप जो है ना उसको अवॉइड करें, ठीक है। सादा पानी अगर आप प्लेन वाटर पी लेते हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, आपको एक बॉडी हाइड्रेट हो जाती है, वो आप बिल्कुल पी सकते हैं। अच्छा डॉक्टर तहरीम, हम ये बिना देखे जो है, बिना समझे कॉपी करना शुरू कर देते हैं। मतलब एक शख्स है वो उठ के सुबह आपको उसने कोई डिटॉक्स वाटर पी लिया या उसने कोई सादा पानी पी लिया, उसने कोई 5-6 गिलास पी लिए हैं, अब उसने 2 घंटे घर रहना है, उसका दफ्तर बाद में है, लेकिन आप उसे कॉपी करना शुरू हुए और आपने अगले ही लम्हे ऑफिस के लिए निकल जाना इतना पानी पी के, तो फिर जो सिचुएशन होगी वो किस तरह से आप और 2 घंटे आपने बैठ के शो करना है, आप अपना मसला बता रहे हैं, कॉप अप कर सकते हैं। नहीं, मैं फॉलो ही नहीं करता ऐसे लोगों को। नहीं, बेसिकली अब देखें कि वही बात है ना, हमारे यहाँ क्या होता है, या तो हम बिल्कुल किसी चीज़ को छोड़ देते हैं, या अगर हमने कोई चीज़ इनटेक करनी शुरू की तो बहुत एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। पानी नहीं पियेंगे तो बिल्कुल नहीं पियेंगे, अगर पियेंगे तो इकट्ठे 5-6 गिलास पीना शुरू कर देंगे, तो वो फिर जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इनटेक करेंगे तो आपको नुकसान ही देगी। सही। अच्छा, हम नुकसानात की तो बात करें, कुछ फ़ायदे की बात कर लेते हैं। तो ये जो डिटॉक्स वाटर पी रहे हैं जो लोग, ये सिर्फ पानी का जायका बदल रहा है या कोई फ़ायदा भी दे रहा है?
देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम डिटॉक्स वाटर की उसमें हम आपकी ये होता है कि हम प्लेन वाटर नहीं पी रहे होते, तो हम डिटॉक्स वाटर को ये सोच के कि हमें फ़ायदा दे रहा है तो हम वो उसका इंटेक ज़्यादा कर देते हैं, तो आपकी बॉडी हाइड्रेट होती है उससे, ठीक है। आपको जो है ना थोड़ा आप लाइट फील करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से, मतलब कि जैसे आपको कॉन्स्टिपेशन रिलीव होती है उससे, तो आपको लाइट फील होता है, ठीक है। आपको लगता है कि मेरा वज़न कम हो रहा है या मैं अपने आप को जो है ना लाइट फील कर रहा हूँ, तो वो आपको एक फीलिंग इस तरह की फॉर द टाइम बीइंग आती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ आपकी उस डिटॉक्स वाटर की वजह से हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि आप पानी ज़्यादा पी रहे हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से आपको जो है ना उसके आप प्लेन वाटर भी पी लें और वो चीज़ें आप वैसे ही खा लें, अगर सैलेड की फॉर्म में या अपनी डाइट में ऐड कर लें, तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देंगी। अच्छा तहरीम, हमें ये भी बता दें कि चलें जो शॉर्टकट्स पे बिलीव करते हैं या वो ये कहते हैं, बहाना करते हैं कि हमारे पास वक्त ही नहीं है, क्या कोई ऐसा डिटॉक्स आप बता सकती हैं जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो उन लोगों के लिए? नहीं, ऐसा डिटॉक्स देखिए, आपकी बॉडी नेचुरली डिटॉक्स कर रही है आपके ऑर्गन्स, ठीक है। अगर आप अपना लाइफस्टाइल ही बेहतर कर लें, अगर आप हाइड्रेशन आपकी प्रॉपर हो, ठीक है, आपकी नींद पूरी है, आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं, ठीक है, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है इस तरह की किसी भी चीज़ की। हाँ, वो फिर आपके नेचुरली आपकी बॉडी डिटॉक्स करी। हाँ, डिटॉक्स का प्रोसेस आपकी नेचुरली कम हो जाता है तब जब आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, आप टायर्डनेस फील कर रहे हैं, ठीक है, आपकी एक्नी हो गई है स्किन पे, ठीक है, आपको इंडाइजेशन हो गई है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन हो गई है, तो वो आपको जो है ना वो फिर फील होता है कि आपको लेजीनेस होती है, वो आपकी लाइफस्टाइल की वजह से हो रही होती है। लाइफस्टाइल की ही बात हो रही है। अच्छा डॉक्टर तहरीम, इस तरह भी होता है कि कुछ लोगों ने जैसे वज़न कम करना है ना अपना, तो वो डिटॉक्स वाटर पे शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब खाना पीना छोड़ के डिटॉक्स वाटर पे फोकस होता है। और आगे रोज़े भी आ रहे हैं, तो जिन्होंने वज़न कम करना है उनके लिए तो बड़ा मौका होता है। तो कितना फ़ायदेमंद हो सकता है डिटॉक्स वाटर रमज़ान में अगर कोई इसकी शुरू करता है? ना, तो वज़न हमारा तब कम होता है कि जब आपकी टोटल जो आपकी रिक्वायर्ड कैलोरीज हैं उससे आप कम कैलोरीज इंटेक करें, ठीक है। आपका एक्सपेंडिचर, उसकी कैलोरीज बर्न ज़्यादा हो रही हो और आप इंटेक कम कर रहे हो, तो इसमें ये भी नहीं होता कि आपने फ़ौरन से सारा कुछ छोड़ के अगर आपकी 2000 कैलोरीज आपकी रिक्वायरमेंट है और आप छोड़ के सिर्फ 500 या 1000 कैलोरीज पे आ गए, तो वो आपको जो है ना बहुत एकदम से अगर आपने इतना शिफ्ट लिया है तो वो आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं होता। और हम इस तरह का वेट लॉस तहरीम, कितनी कैलोरीज कट करना, अगर आप वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं, कितनी कैलोरीज कट करना सेफ है? देखिए, अब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। मोस्टली हम जो ऑन एवरेज जो है, अगर जैसे कि आपकी 2500 किलो कैलोरीज आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, हम पहले तो रिक्वायरमेंट्स देखते हैं, हर पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, तो उससे हम 300 to 500 किलो कैलोरीज पहले कम करते हैं, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है ना हम उसके साथ चलते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने डायरेक्ट 2500 से आपने 1000 कैलोरीज पे आप शिफ्ट हो गए कि वेट लॉस मेरा जल्दी हो जाएगा इससे, तो वो आपकी उल्टा आपकी बॉडी के लिए वो नुकसान है। अच्छा डॉक्टर तहरीम, हम देखते हैं सोशल मीडिया ने एक तो बहुत ज़्यादा ना कह लें कि दिमाग ही ख़राब कर दिए। हर रील को, हर पोस्ट को हमने फॉलो भी करना है, और फिर हम देखते हैं वो ट्रेंड, जिसने माचा पकड़ा हुआ है शायद उसका टेस्ट उसको अच्छा लगे ना, लेकिन फ़ोटो में उसने लेना है, उसको पिक्चर क्लिक करनी है। तो ये माचा जो ट्रेंड है ये कितना फ़ायदेमंद है, क्या फ़ायदा देता है कुछ, या सोशल प्रेशर है? या सोशल प्रेशर है? देखिए, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं ना, जब तक वज़न कम करना या आपकी स्किन अच्छी होना, ये आपके सारा चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं आपके लाइफस्टाइल से, ठीक है। ये कोई भी ऐसा ट्रेंड नहीं, अगर आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल ख़राब है, जंक फूड खा रहे हैं सारा कुछ, आप माचा लेके या ग्रीन टी लेके या कुछ भी इस तरह की चीज़ आप लेके अभी ये समझें कि नहीं मेरा इससे वज़न कम होगा या मुझे इससे कोई फ़ायदा होगा, तो वो नहीं होगा। जो इन्फ्लुएंसर्स ये दावा करते हैं वो उनका लाइफस्टाइल आप देखेंगे, वो जिम भी जा रहे होंगे, ठीक है, वो अपना वॉक भी कर रहे होंगे, और अगर वो डाइट उनकी बहुत कम है ना, तो उनकी उसको साइड इफेक्ट्स उनकी हेल्थ पे होंगे, डेफिनेटली होंगे। बिल्कुल, कोई इकलौती चीज़ जो है वो इसका हल नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच डॉक्टर तहरीम फॉर योर टाइम। और बिल्कुल जनाब, अगर आप भी वजन कम करना चाहते हैं तो ये मसनूई सहारे छोड़ें, शॉर्टकट्स छोड़ें, कोई शॉर्टकट नहीं है जनाब। कैलोरीज अपनी, आप कैलोरीज डेफिसिट पे जाएं, अपना लाइफस्टाइल हेल्दी करें, तभी आप अपना जो गोल है वो अचीव कर सकते हैं, जो भी आपका गोल है। ब्रेक से आप जनाब इजाज़त लेने का आपसे वक्त हुआ चाहता है, इजाज़त दीजिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।